ये कहानी है शक्तिशाली नायाब स्टोन्स की, जहाँ शुरुआत होती है दो अजनबियों के साथ। वो दोनों स्टोन को लेकर एक दूसरे से कुछ खास डिस्कस करते नजर आते हैं। तभी कहानी का मेन कैरेक्टर शून असांगा की भी नींद खुलती है। साथ ही एक और लड़के को सूरज को ढूंढते हुए दिखाया गया। उसे सूरज बिल्कुल एक स्टोन जैसा नजर आ रहा है। शून पास के दुकानदार के पास कुछ स्टोन्स देखने के लिए पहुंचा है। उसे इनका काफी शौक है। दुकानदार ने बताया कि ये सब क्वार्ट्ज की वैरायटी के अलग अलग स्टोन्स हैं। शुन उन्हें छूना चाहता है, पर उसके लिए उसे कुछ खरीदारी करनी होगी। शुन के जिद करने पर उसे एक स्टोन देखने का मौका मिलता है। वो उसे सूरज की रोशनी में रिसाए लगता है। तभी उसके कानों में एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। शायद उसे स्कूल की ओर दौड़ना पड़ना चाहिए। शुन को जो क्रिस्टल पसंद आया वो उसे खरीदना चाहता है। पहले तो दुकानदार मजाक करता है, पर फिर भी कहता है कि शुन को पसंदीदा क्रिस्टल सिर्फ उसका ही है, जिसे वो बाद में कभी खरीद सकता है। शुन को खुद भी याद है कि क्रिस्टल से उसे कब प्यार हुआ। शायद उस वक्त वो काफी छोटा था। उसे लगता है कि हर एक स्टोन में अपनी ही अलग दुनिया होती है। स्टोन्स को देखते हुए वो ज्यादातर उनमें खो जाता है। सच तो यही है कि शुन स्टोन्स में ही बस जाना चाहता है। सुबह देखने गए स्टोन्स के बारे में शुन अपनी मॉम को भी बताता है। वो स्टोन एक गार्डन क्वार्ट्ज था। शुन हैरान है क्योंकि उसकी मॉम तो उसके बारे में पहले से जानती थी, क्योंकि वो पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करती है। शुन चाहता है कि उसे चिंता छोड़कर उन्हें फिर से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 या 2 साल के बाद ये काम करना सही टाइम होगा। शुन फिर अपनी बात को माओ स्टेचस की ओर मोड़ देता है, जो अपने शरीर को अजीब तरीके से मोड़कर रखते हैं। आने वाले वीकेंड पर शुन के डैड के बर्थडे आने वाला है। इसकी के लिए वो काफी एक्साइटेड है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी अपने बर्थडे को भूल तो नहीं गए होंगे। शुन वैसे तो उन्हें एक मैसेज करता है, मगर फिर भी वो नहीं आए तो वो सीधा उनके ऑफिस पहुंच जाएगा और उन्हें मनाकर यहाँ किसी तरह ले ही आएगा। शुन अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई, खेल और बाकी चीजें काफी जोर शोर से करता है और स्टोन्स देखना तो उसका फेवरेट काम है। उसने अपने पिता को आज शाम 7 बजे मिलने का मैसेज भी दिया है, ताकि वो किसी भी तरह आना भूल न जाए। उस शाम शुन अपनी मॉम के साथ दादा की पार्टी की पूरी तैयारियां करता है। उसकी मॉम को तो पहले से पता था कि इस बार भी यही होने वाला है और उन्हें अब भूख भी लगने वाली है। शुन ने क्योंकि उन्हें लाने का वादा किया था, इसलिए वो उन्हें बुलाने के लिए चल पड़ता है। उसके पिता के लैब में प्रोफेसर है जिसका नाम कोशगुन असांगा है। वो काम में इतने व्यस्त है कि शुन की कॉल को भी उसके पास कोई जवाब नहीं। शुन भी उनके ऑफिस पहुंच ही जाता है। वो अपना बायोडेटा उनसे यूज करता है, हाईएस्ट फ्लोर का एक्सेस ले लेता है। फिर हमें एक खंजर लिए हुए एक लड़का दिखाई नजर आता है जिसमें एक स्टोन लगा हुआ है, पर उस लड़के के इरादे ठीक नहीं लग रहे। उसने 2 पहरेदारों को भी बेहोश कर दिया है। जब शुन अपने डैड के ऑफिस पहुंचा तो वहाँ भी नहीं थे। वो उनके टेबल के पास जाकर वहाँ रखी तस्वीर को देखता है। फिर उसकी नजर वहाँ रखे क्रिस्टल्स पर पड़ती है। शुन ने आज से पहले ऐसा क्रिस्टल कभी नहीं देखा। उसके छूते ही उसे एक अनोखी दुनिया का रास्ता खुल जाता है, जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। हेलो मिस्टर एनिमे फैमिली, रिसेंटली हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जहाँ पे आप सभी लोगों से हमने पूछा था कि क्या आपको एनिमे टी शर्ट्स पसंद हैं। तो 90% लोगों का जवाब आया था कि उनको एनिमे टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए आपकी मांग पूरी करने के लिए हमने एक एनिमे क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम मिस्टर एनिमे है, जिसमें हमने जो पहला डिज़ाइन लॉन्च किया है वो बाकी हानमा का है। और आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, इसलिए आप सभी के लिए हमने गिव अवे अनाउंस करने जा रहे हैं। इस गिव अवे में आपको क्या करना है कि आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाना है, नंबर 1। नंबर 2, इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना है और जो पोस्ट है हमारी उस पर आगे अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का नाम लिखना है। और हम रेंडमली 5 लोगों को चुनेंगे और उनको हाई क्वालिटी टी शर्ट देंगे जिसमें बाकी हानमा का प्रिंट होगा। अभी हमारे पास 2 कलर्स हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। तो जल्दी जाइए, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो हमारे बायो में अवेलेबल है वीडियो के नीचे। जल्दी जाके पोस्ट पे कमेंट करिए, पेज को फॉलो करिए और इन लक्की विजेताओं में शामिल होने का मौका पाइए। फिर से एक बार उस अनजान लड़के एमिलो को दिखाया गया जो एक कमरे में प्रवेश करता है, जहां वो एक सोते हुए आदमी को देखकर हमला करने लगता है। वो इसलिए क्योंकि वो उसके पिता का हत्यारा है, लेकिन डालजेन पर उसका ये वार विफल हो जाता है। आखिर एक सोते हुए इंसान को मारना कोई बहादुरी की बात नहीं। बालजन जानता है कि एमिलियो अपने पिता के बदले लेने आया है। एमिलियो ने अपना एक हथियार निकाला और वो दोनों फिर से एक दूसरे से भिड़ गए। एमिलियो की जोरदार वार बलजानो के सामने पानी कम चाय है। जब बलजानो ने उस पर हमला किया तो एमिलियो को लगा कि अब तो वो गया, पर बेल्जोना ने उसे पाया। तरस खाते हुए कहा कि अगर तुम मुझे मारने आए हो तो कम से कम मेरा मुकाबला ठीक से करो या फिर यहाँ से निकल जाओ। तभी बेल्जोना उसे काल कोठरी में कैद करवा देता है। एमिलियो जब अपने बचपन को याद करता है तो उसे हर बार अपने पिता की याद आती है, क्योंकि उनमें काफी चीजें मिलती जुलती हैं। पर एमिलियो मानता था कि अगर उसके पिता राजा बनते हैं तो ही वो खुद को उनसे कंपेयर करना ठीक समझता है। एमिलियो को एक दिन पता लगा कि बेलेजोना उसके पिता कट्टर दुश्मन है और सबने इस बात को उन पर छुप कर रखा था। हर गद्दी की लड़ाई में हल्ला तो मचता ही है, भाई भाई का सगा नहीं रहता और ये हर जगह आम सी बात है। एमिलियो जब इस अंधी से गुजरा तो उसका एक्सपीरियंस काफी अलग था और जब भी डेल्जोना को देखता तो हर बार उसका मन में उसे मारने का ख्याल आता।
इस बार एमिलियो थक चुका है। अचानक उसके सामने एक रोशनी खुलती है जिसमें से शुन आकर फर्श पर गिर जाता है। एमिलियो ने पूछा कि तुम यहाँ आए तो कैसे, तो उसने कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम, उसने तो ये जगह भी पहली बार देखी है। शुन को लगा कि एमिलियो एक आम कैदी है। जब एमिलियो ने पूछा कि क्या तुम धरती लोक से आए हो, तो उसके मन में एक सवाल आया कि आखिर एमिलियो कौन सी दुनिया से है। एमिलियो कहता है कि अगर तुम्हें सैनिकों ने पकड़ लिया तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना सुनते ही शुन से सामने गार्ड्स आकर तलवार को उसके मुंह के सामने रख देते हैं। तो शुन काफी डरा हुआ था, लेकिन उसकी चेस्ट से भी एक हथियार निकलकर बाहर आता है जो एक रैप रेलिक है। एमिलियो उसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिसके एक ही वार से शुन सभी गार्ड्स को सफाया कर डालता है, और वो भी दीवार के चीरते हुए। एमिलियो को यहाँ से निकलने का एक मौका मिल गया। जब शुन के डैड वापस लौटे तो उन्होंने क्रिस्टल को लपटा पाया। शुन की मॉम ने उन्हें कॉल करके शुन के बारे में पहुंचा। एमिलियो और शुन बाहर की ओर आकर यहाँ से निकलने का प्लान बार के बारे में सोचते हैं। एमिलियो के पास एक प्लान है, पर शुन तो उस पर ढीला भर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। शुन अपनी तलवार को साथ ही लेकर घूम रहा है और उसे तो ये भी नहीं पता कि वो वापस कैसे रखा जाता है। एमिलियो कहता है कि अगर तुम एक गहरी सांस लोगे तो तुम्हारा वेपन गायब हो जाएगा। शुन के लिए ये सब काफी नया है। एमिलियो किसी तरह उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन वो दोनों इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते। एक शेर के मुकुट में मानव उनके रास्ता रोकने की कोशिश करता है। ये एक जूजियन है जो बेल्जुना के लिए काम किया करते हैं। एमिलियो अपने हथियार के साथ उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो अकेला इसे नहीं संभाल पाएगा। उसने जब शुन से मदद मांगी तो उसने कहा कि मुझे वेपन एक्टिवेट करना नहीं आता। कमजोर समझकर जब वो जूजियन शुन की ओर बढ़ता तो शुन का वेपन डर के पकड़कर खुद की ओर बाहर आ जाता है। साथ ही जूजियन के पास भी अपना एक वेपन है। उसके एक ही वार से उन दोनों को नदी में फेंक दिया जाता है। तभी उसे खबर मिली कि राजा को वो दोनों जिंदा चाहिए। खैर, उनका गिरना उसकी गलती नहीं थी। एमिली शुन को बाहर की ओर खींच कर ले आया, लेकिन आगे तो सफर उनके शेयर के जरिए करना पड़ेगा। एमिलियो को सीक्रेट रास्तों के बारे में काफी जानकारी है। शुन को तो वो कोई चोर लगा, पर असल में अगर कोई चोर है तो वो बेल्जोना है। लेकिन एक बात एमिलियो को समझ नहीं आई कि धरती लोक के प्राणी के पास रैप रेलिक आया कैसे। शुन नहीं जानता था कि वेपन को एंडोरा कहाँ जाता है। कुछ ही देर में दोनों चिन्ह में से बाहर निकल जाते हैं, पर एक अजीब सा मॉन्स्टर शुन को डरा देता है। फिर उनके पीछे से एक आवाज आती है जो एमिलियो को राजकुमार कहकर पुकारने लगती है। शुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि एक प्रिंस इस तरह से भाग क्यों रहा है। जब वो तीनों रास्ते में आगे बढ़ रहे होते तो शुन एमिलियो से एक बात पूछने पर उसका सर खा जाता है कि वो प्रिंस कैसे हो सकता है, उसे कैद करके क्यों रखा गया है। एमिलियो को लगता है कि वो तो वहाँ से अकेला भी बाहर निकल जाता है, बल्कि उसने शुन को बचाई है। उसने ज्यादा कुछ न बोलते हुए शुन से कहा कि सुबह होने वाली है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगले दिन के शुरू होते हुए शहर के किनारे पहुंच जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। जब शुन की नजर सूरज की ओर गई तो उसने सूरज की जगह एक क्रिस्टल को देखा जो दिखने में लाजवाब दिख रहा था। इसी के साथ उन दोनों को एक दूसरे के साथ पहचान होती है। एलिशिया अपने नाम के साथ अपने पालतू फेलारियो के नाम भी बताती है। वो भी शुन से जानना चाहते कि वो क्या सच में धरती लोक से आया है। एलिशिया के सवालों से शुन बहुत जल्दी ही पड़ जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एमिलियो के हिसाब से उन्हें जल्दी छिपने के कोई जगह अच्छी ढूंढनी होगी। बेल्जोनो के सैनिकों ने पूरा महल ढूंढ मारा, लेकिन उन्हें एमिलियो कहीं नहीं मिला। वो पहले तो उस लड़के को ढूंढना चाहते हैं जिसके पास रैप रेलिक था। उसके जूजियंस ने कहा कि उनके सामने एमिलियो और उनका दोस्त नदी में गिर गए थे, मगर वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। शायद बेल्जोना जानता है कि वो कहाँ छिप सकता है। एलिशिया कहते कि हम इस वक्त प्रिशल की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं एमिलियो के साथ कैसल की रिसर्च में उसकी मदद कर रहा था। तभी उनके सामने जंगली सुअर आ गए। एमिलियो से मारने के लिए आगे बढ़ता है और फेलियरियो भी अपना अल्टीमेट रूप धारण करके शुन को चौंका देता है। उसने एमिलियो की मदद करने के लिए एक लात में उसे जंगली सुअर को ढेर कर दिया, पर वहाँ सिर्फ एक नहीं कई सुअर थे जिनका सामना करने के लिए शुन को भी हमला करना पड़ा। जिसके बाद उन दोनों को किसी ने अपने जाल में फंसा लिया। एमिलियो को वहाँ मौजूद सीक्रेट वेपन्स के बारे में पता लग जाता है, जिनकी मदद से अपनी जान भी बचाई जा सकती है। जिसके बिल्कुल बाद ही पैस्कल उनके सामने आ खड़ा होता है, जो एमिलियो से मिलकर काफी खुश है, पर लगता है कि उसके दोस्तों की मदद की जरूरत है। एमिलियो ने शुन को दोस्त बताने से साफ इनकार कर दिया। शुन इस तरह के जालों से भरे जंगल में पहली बार आया है, पर पास्कल को लगता है कि उसके जाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। शुन और एमिलियो पहले तो एक दूसरे को दोस्त मानने को तैयार नहीं है। जब पास्कल को शुन के धरती लोक वासी होने का पता लगा तो वो भी हक्का बक्का रह गया। वैसे तो उसके घर में बैठने की कुछ खास जगह नहीं, लेकिन फिर भी एमिलियो शुन को बैठने के कहकर खुद अलग से आराम फरमाने लगता है। शुन को जिस चीज से प्यार है वो क्रिस्टल स्टिक उसके सामने पड़े थे। जिस जानवर का शिकार उन्होंने किया आज उसी की मांस की दावत होने लगी है। एलिशिया को पास्कल के खाने पीने की चिंता है, क्योंकि अक्सर वो कमजोरी से बेहोश हो जाता है। शुन को एमिलियो का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं। वो हर बात में बॉस बनने की कोशिश करता है। उन्हें बहस करता देख पास्कल ने कहा कि कोई बात नहीं, पर कम से कम वो एक साथ तो हुए हैं। बेल्जोना के शिकारी बिल्ली एमिलियो को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं शुन की मेहमान नवाजी के लिए आज खास खाना तैयार किया गया है। उन जानवरों को इस तरह से पकाया गया है कि कोई मांसाहारी
मांसाहारी भी उसे ना खा पाए। एलिशिया उसे खाने को देते तब उसे ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ती है। एमिलियो से जिद को चक्कर में उसे मेंढक भी पकाना पड़ता है। पास्कल के पूछने पर शुन उसे यहाँ तक आने की सारी कहानी सुना देता है कि एक मामूली क्रिस्टल उसे यहाँ खींच लाया। शुन अब वापस घर जाना चाहता है क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानता कि कौन सी जगह और कौन सा टाइम है। पास्कल ने एक नक्शा खोलकर उसे दोनों जगहों के बीच का इंटरेक्शन दिखाया। वो इस वक्त धरती के अंदर है। यहाँ नॉर्थ पोल के जरिए जो रोशनी आती है वो अडमास के जरिए उनके पूरे शरीर में फैल जाती है। उसी के कारण एंडोरा चांद की तरह चमकने पाता है। एंडोरा के पास ना तो मून है और ना ही वहाँ मौसम बदलता है जिसने अभी एंडोरा को बनाया है। उसे धरती लोक से उसे सीक्रेट रखा है। यहाँ पर कोई भी रिलीजन नहीं होता। जब इसे बनाया गया तब कुछ लोगों को धरती से ही यहाँ लाया गया। पास्कल के पास एक किताब भी है जिसमें से उसने ये सब पढ़ा है। शुन को पता लगता है कि कई सालों पहले से ही एंडोरा एग्जिस्ट करता है। यहाँ से धरती लोक जाने के लिए एक बेबीलोन नाम की जगह है। इस नाम के बारे में तो शुन ने पहले भी सुना होगा। पास्कल ने बताने में काफी देर कर दी। बेबीलोन को कुछ साल पहले युद्ध के कारण तहस नहस कर दिया गया। बेल्जोना ने उसे दोबारा बनाने की कोशिश भी करी पर वो नाकामयाब रहा। पास्कल शुन को रैप रैलिक दिखाना चाहता है। इस बार शुन ने खुद कोशिश करके अपने वेपन्स एक्टिवेट कर लिया। पास्कल कहता है कि वो तो सिर्फ देखना चाहता है, अब उसे वापस रख लेना चाहिए। शुन भी जानना चाहते कि पास्कल के पास कौन सा वेपन है। उसने कहा कि हर कोई एंडोरा में वेपन एक्टिवेट नहीं कर सकता और पास्कल उन्हीं नमूनों में से एक है। यहाँ तक कि एलिशिया के पास भी फ्लोरियो है और वही उसका रैप रैलिक है। रैप रैलिक्स पार्टिकल से बनते हैं। ये वो एनर्जी है जो एंडोरा को जीवित रखती है। जब ये पार्टिकल्स आपस में टकराते तो इनमें से एक एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी से रैप रैलिक का निर्माण भी होता है। अब शुन जल्दी से जल्दी बेबीलोन वाली जगह जाना चाहता है। उसके पेरेंट चिंता में भूखे प्यासे होंगे। उसकी जिद करने पर एलिशिया चाहते कि एमिलियो शुन को समझाए। उसने कहा कि अगर उसे मरने की इतनी जल्दी है तो शौक से मरे। एक बार फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं। पास्कल असल में पहले बेल्जोना के साथ बेबीलोन पर रिसर्च किया करता था। उसने बेल्जोना के सपने को साकार करने में काफी वक्त लगा दिया, लेकिन कुछ दूसरे साइंटिस्ट के कारण बेल्जोना पास्कल के दुश्मन बन गया और आज तक वो उसे धोखेबाज समझता है। बेल्जोना ने अपनी सेना पास्कल के घर की ओर छोड़ दी और जब पास्कल को इसका पता चला तो उसने सभी को यहाँ से निकल जाने को कहा और आखिर में वो अपने एरोप्लेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पास्कल बताता कि बेबीलोन इसलिए आज तक नहीं बना क्योंकि उसने एक सीक्रेट सबसे छुपाया। अगर वो चाहे तो उसे बना सकता है। ये सुनकर शुन जैसे फूला नहीं समाया। उसने कहा कि हमें इस वक्त बेबीलोन चलना चाहिए पर इस वक्त ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। जब पास्कल सबके साथ लोकेशन पर पहुंचा तो शुन नई जगह देखकर काफी एक्साइटेड हो गया। लैंडिंग के कारण सबको कुछ न कुछ पकड़कर बैठना पड़ा। अब वो एक लैंडिंग थी या फिर क्रैश लैंडिंग हो तो आप खुद ही देख सकते हैं। पास्कल ने कहा कि ये असली एडवेंचर है। कुछ देर बाद सभी आगे बढ़ते हैं। लगता है शुन थका हुआ महसूस कर रहा है। पास्कल उन सभी को हाइडिंग स्पॉट के नाम पर एक बड़े से गड्ढे के पास ले आता है जिसके अंदर अंधेरा और काफी सारी चमगादड़ भी हैं। शुन हमेशा की तरह अभी भी पीछे है। पास्कल ने उन्हें जब अंदर को कमरा दिखाया तो उन्हें काफी पसंद आया। फ्लैरियन एक स्लीपिंग बैग को फाड़ने की कोशिश में है पर एक दांत के बाद उसे समझ आ गई। एमिलियो ने जब एक खंजर देखा तो पास्कल ने बताया कि ये उसे बेल्जोना ने दिया है। हूबहू ऐसा ही एक एमिलियो के पास भी है। शाम की चाय के वक्त पास्कल एमिलियो से पास्कल के बारे में पूछताछ करता है। एमिलियो ने कहा कि वो अचानक बनी जुड़ाई लाइट बॉल से उसकी आंखों के सामने निकला और ऐसा कुछ उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। लाइट के उस पार जरूर धरती लोक होगा। शुन को पत्थरों के साथ खेलते देखकर एलिशिया उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछती है। तब शुन बताता कि उसकी मॉम एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो पुराने अवशेषों की खोज करते हैं। उसने पहले भी धरती की खोखले होने के बारे में सुना था पर उसे यकीन नहीं है कि वाकई में एक दिन वो वहीं पर होगा। बल्कि धरती वालों को भी एंडोरा जैसी जगह के बारे में अंदाजा तक नहीं। एलिशिया को लगता है कि अगर उनकी जगह को ढूंढ लिया गया तो वो एक नई खोज होगी और एक शानदार पार्टी का भी आयोजन होगा। अगर ये दोनों दुनिया एक दूसरे के बारे में जानती भी हैं, वे फिर भी आपस में मिलने की कोशिश शायद ही करती होंगी। एंडोरा के पुराने टेक्स्ट को यही कहते हैं। उन्हें लगता है कि पाताल लोक मौत का कौन है। वो एक ऐसा नरक है जहाँ जाने के नाम से लोगों की रूह कांप जाती है। इस तरह के रूमर्स को धरती लोक वालों ने फैलाया हुआ है और जो लोग एंडोरा को देखते हुए उसे पाताल के पैराडाइज बताते हैं। कुछ सालों पहले बेबीलोन रिस्टोर हुआ था पर अचानक ही उसने फिर से खुद को डीएक्टिवेट कर दिया। महाराज बेल्जोना उसे फिर से जीना जागता देखना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पास्कल बाकी सबको बुलाने के लिए रॉयल लेबोरेटरी में अपने सेना को भेजता जाता है। पास्कल को कैसल से भगाने का भी यही कारण था। उसने कई बार कहा कि उनकी दुनिया का दूसरी दुनिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं। उसे बस ऐसा हमेशा से लगता आया है। उसे लगता है कि साइंस में तरक्की पाने के लिए कभी कभी अपने मन की बात के साथ भी जाना चाहिए। हर चीज लॉजिक नहीं मांगती। एमिलियो ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, धोखेबाज को सिर्फ अपनी बात को ही बड़ा बनाता है। पास्कल ने कहा कि तुम्हारे पिता की मौत के बाद वही तुम्हारा पिता था, आखिर उससे इतनी नफरत क्यों? एमिलियो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसने अपनी सेना तुम्हारे पीछे भेजी है? पास्कल ने बेबीलोन के रिस्टोरेशन का राज हमेशा छुपा कर रखा है
पर वो जानता है कि एक ना एक दिन तो वो किसी के साथ लगना ही है। उसे अनुमान है कि बेलिज़ोना बेबीलोन जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता है, पर इन सबसे पहले पास्कल कुछ इंतजाम जरूर करेगा। पास्कल जानता है कि एमिलियो को कोठारे में कैद क्यों किया गया था। जब एमिलियो ने पूछा कि क्या पास्कल नए साइंटिस्ट से नफरत करता है, तो बदले में उसे जवाब मिला कि मुझे आजादी से एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा खुशी होती है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा खुश हूँ। शायद एमिलियो पास्कल को बेलज़ोना के खिलाफ और भड़काना चाहता था ताकि उसे एक नया साथी मिल जाए। उसे अपना बचपन याद आता है जब वो अपनी डॉल्स को पेड़ पर लटकाकर उन्हें तलवार से मारा करता था। हर किसी को उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगता है। तब एक दिन पास्कल उसके पास आया और बोला कि उसे मिलकर अच्छा लगा। इसी के साथ उसने एक फनी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन भी भेज दिया। आज से एमिलियो की शिक्षा की जिम्मेदारी पास्कल की होने वाली थी। उसे वैसे तो तलवारबाजी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, पर पास्कल के पास कई तरीके की ट्रिक्स हमेशा होती हैं, जिन्हें एमिलियो को सीखने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। एमिलियो को उसके पास आने में काफी वक्त लग गया, तो हमेशा उसे छुपकर घुरा करता था और धीरे धीरे उनमें अच्छी पहचान हो गई। एक दिन पास्कल गिड़गिड़ाता हुआ किंग बेलज़ोना के पास गया और बोला कि अगर बाल्बल को दोबारा जगाया गया तो एंडोरा के विनाश संभव है। वो एक साइंटिस्ट होने के नाते अपने मन के इंट्यूशन उसे बताने की कोशिश करता है। बेलज़ोना की जो बात नहीं मानता वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखता, यहाँ तक कि इस जरूरत की उसे सजा तक मिल सकती थी। एमिलियो ये सब देखकर काफी घबरा गया। बेलज़ोना का मंत्री पास्कल को न पकड़ पाने के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाता है। उसने तलाश के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अगर बेलज़ोना ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं तो उसे चले जाना चाहिए। बेलज़ोना को जूजियंस कहते हैं कि अगर उसे पास्कल चाहिए था तो पहले बताना चाहिए था। कब का वो पागल साइंटिस्ट उसके कदमों में होता। बेलज़ोना ने उन सबको बचाव के लिए रखा है, ना कि किसी की जान लेने के लिए। बेलज़ोना को कुछ जरूरी सामान लाने के लिए बाजार जाना होगा। उसने बाहर जाने से पहले अपने रूम को इस तरह बदला कि वो खुद को भी ना पहचान पाए, और बाहर की ओर उसने मेडिसिन भी डाल दी, तब भेड़ियों को यहाँ की खुशबू ना मिल पाए। बस ध्यान ये रहे कि किसी भी सिचुएशन में उन्हें बाहर नहीं आना है। अगर वो कल रात तक वापस नहीं आता तो अगली मुलाकात मेगिडो में गांव में होगी, लेकिन वहाँ जाते हुए भी उन सभी को पूरी सावधानी रखनी होगी। एलिशिया इस वक्त थोड़ा पानी लेने जा रही है। एमिलियो शुन से इस वक्त कुछ पर्सनल बात भी करना चाहता है। उसके जाते ही एमिलियो शुन से बैठने को कहता है और उसने कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर शुन को घर जाना है तो एमिलियो उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उससे पहले उसे मदद की जरूरत है ताकि वो बेलज़ोना को जान से खत्म कर सके। शुन से मदद के लिए साफ इनकार कर दिया है, पर घर जाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर बेलज़ोना बाबल पहले पहुंच जाता है तो शुन को घर जाने का सपना जिंदगी भर सपना ही रह जाएगा, इसलिए पहले बेलज़ोना को मारना जरूरी है। एमिलियो के पास प्लान पहले से ही है, लेकिन उसने शुन की मदद जरूर है। रात को जब एलिशा सो रही होगी तब उन्हें भाग निकलना होगा। इसी बीच वो पानी लेकर वापस आ जाती है। उसे देखकर शुन थोड़ा ओवर एक्टिंग करने लगा, कहीं एलिशा को शक न हो जाए। एलिशा चाहते हैं कि वो एमिलियो के साथ मिलकर मशरूम्स और कुछ खाना इकट्ठा करे। इस बार गलती एमिलियो ने की। एलिशा को इससे पहले शक होता। एमिलियो शुन को उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर दोष डालते हैं। जंगल पहुँचते ही दोनों ने अपने रेलिक्स निकाल लिए। तभी उनकी नजर एक जानवर पर पड़ती है। एमिलियो शुन को बलि का बकरा बनाकर आगे करना चाहता है। प्लान के मुताबिक शुन आगे बढ़ता और चुपके से उस पर हमला करने दौड़ता है। जैसे ही वो जानवर एमिलियो के करीब आया, उसका पैर डाली में फंस गया। शुन ने बाल बाल उसे मरने से बचाया। जब वो दोनों उसे लेकर वापस पहुंचे तो फिर से बहस करने लगे। शुन को लगता है कि सारी मेहनत उसकी है, एमिलियो को 1% क्रेडिट भी नहीं मिलना चाहिए। और इसी बीच एलिशा का गुस्सा भी जायज है। उसने खाना तैयार कर दिया। अगर ये वही जानवर है तो शुन उससे घिनौने जानवर को नहीं खाना चाहता, लेकिन बाकी सबको मजे से खाते हुए देखकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। रात को एमिलियो शुन को उठाकर प्लान की शुरुआत करता है। वो दोनों निकलने में कामयाब भी होते हैं, पर रात के टाइम जंगल जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी था। एमिलियो ने रुककर दूरबीन से जब देखा तो उसकी नजर उन तंबुओं पर पड़ी जिन्हें उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया था। इससे पहले वो कुछ कर पाते शुन की गर्दन पर कोई तलवार रख देता है। उन लोगों में से एक लड़की का कहना है कि एमिलियो जैसे रॉयल परिवार के मेंबर को इतना तो पता होना चाहिए कि रात को हमारे इलाके में नहीं घूमना चाहिए। सब जानते हैं कि यहाँ एलिगेंट्स का राज है, अगर फिर भी ये तुम यहाँ हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तभी एमिलियो कहता है कि वो एनगॉट्स के नेता को ढूंढने यहीं आया है। वो उनके बॉस से कुछ बात करना चाहता है, जिसके बाद डेमेट्रियो आगे आया और उससे पूछने लगा कि ऐसी कौन सी बात है जो एंडोरा के राजकुमार को यहाँ तक खींच लाई है। तब एमिलियो बताता है कि वो महाराज को खत्म करने के लिए उन सबकी मदद चाहता है। उसने सुना था कि इनोगट्स गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल से कई लड़ाइयाँ जीतने में कामयाब हैं।
यहाँ तक कि उन्होंने जूजियंस को भी ढेर कर डाला है। लेकिन इन बातों से बाकी के इनगॉट्स कन्विंस नहीं होते हैं, क्योंकि अब एमिली और शुन ने उनके चेहरों को देख लिया है, तो बेहतर यही होगा कि उन्हें यहीं पर खत्म कर दिया जाए। एमिलियो जान बचाने के लिए कहता है कि वो उन्हें सब कुछ बताएगा, पर लोइस बताते है कि वो सब रॉयल खानदान के बारे में इतना जानते जितना वो खुद भी नहीं जानता होगा। पर डेमेट्रिया ये जानना चाहता है कि आखिर एमिलियो अपने पिता को मारने के लिए इतना बेताब क्यों है और जंगलों में क्या भटक रहा है। उसके बाकी साथी तो चाहते हैं कि या तो उन्हें मार दिया जाए या फिर कैद कर लिया जाए। एमिलियो किसी भी तरह उन्हें अपनी ओर करना चाहता है। डेमेट्रियो ने इस बार अपना सवाल बदला। उसने पूछा कि अगर बेल्जोना मारा गया तो उसके बाद एमिलियो का क्या होगा, उसके प्लान का क्या होगा। अगर बेल्जोना मर जाता तो एमिलियो को कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या नहीं। उसने राजा को मारने का सोच लिया, पर आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। ये बात थोड़ी अजीब तो है। डेमेट्रो कहता है कि बेल्जोना को ऐसे निकम्मे बेटे को पैदा करके चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस बार एमिलियो खुद पर काबू नहीं रख पाता और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जब तक वो कुछ करता पलक झपकती डेमेट्रियो ने उस पर पलटवार कर दिया। उसके मामूली हथियार के सामने रैप रैलिक कुछ नहीं कर पाया। डेमेट्रियो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि हथियार कितना खतरनाक है, बल्कि उसे चलाने वाला दमदार होना चाहिए। जिस तरह एमिलियो के पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ पीछे छोड़ा है। अपने दोस्त को इस तरह देखकर शुन भी अपन रैप रैलिक लेकर आगे बढ़ता है, मगर उससे भी उल्टा स्थान दिया जाता है। इनगुट चाहता है कि वो किसी और की मदद क्यों करे राजा बनने के लिए, जब वो खुद ही एंडोरा पर राज कर सकता है। शुन ने कहा कि तुम्हें एमिलियो से बेहतर राजा कहीं मिलेगा नहीं, शायद यही वो महाराज है जिसकी तुम्हें तलाश है। डेमेटर ने शुन का नाम पूछा और उसे बताया कि हम जो वादा करते हैं उसे कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए हम सब इसी वक्त बेल्जोना को मारने का प्लान करते हैं और अगर एमिलियो चाहे तो साथ रह सकता है। लुइस के हिसाब से अब एनोगोट्स की मुसीबतों की लिस्ट में 2 नमूने और शामिल हो गए हैं। वो डेमेटर से पूछते कि तुम इन दोनों को राशियों को क्या करोगे, तो वो जवाब देता है कि जो इंसान काम नहीं करता उसे कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। एमिलियो फिलहाल के लिए ही सही है, पर वो खुश है। लेकिन जहाँ भी एनोगोट्स को लगा कि वो राजा बनने के लायक नहीं, एमिलियो को अपना रास्ता बदलना होगा और अगर उसने खुद को साबित कर दे तो डेमेट्रियो खुद उसकी तलवार बनाकर खड़ा होगा। फिर हम पास्कल को एक बार मार्केट में देखते हैं। वहाँ पर उसकी कुछ मनपसंद चीजें मिली हैं, पर दुकानदार ने उसे उस रूप में भी पहचान लिया। लगता है वो दोनों पुराने दोस्त हैं। वो जानते कि आर्मी पास्कल का पीछा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बेबल डिजाइन की तलाश है। वो रात दिन काम करके रॉयल लेबोरेटरी की उस खोज को वापस जगाना चाहते हैं जो पास्कल ने उन्हें सालों पहले दी थी। चलो कम से कम ये तो अच्छी बात है कि उनके जूनियर काफी मेहनती हैं। अब सीनियर्स को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। पास्कल को लगता है कि रॉयल लेबोरेटरी अपना इजाद गवा बैठी है और जब उन्हें पता लगेगा कि पास्कल ने सिर्फ उनके साथ मजाक किया था तो पास्कल का दोस्त को हैरान है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर हर चीज पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। पास्कल को लगता है कि अगर बाबल पूरा हो गया तो एंडोरा और धरती लोग एक हो जाएंगे, पर ऐसा होने से पहले उसे जानना होगा कि बेल्जोना ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है। ये तो पक्का है कि जरूर बेल्जोना के इरादे नेक नहीं है, उसकी शैतानी खोपड़ी में कुछ तो जरूर पक रहा है, लेकिन क्या इसका जवाब सिर्फ उसके पास है? अगर उसे रास्ता भी मिल गया तो तब भी सालों का वक्त निकल जाएगा। बेबल को एक्टिवेट करने में इस इन्फॉर्मेशन के लिए पास्कल अपने दोस्त को शुक्रगुजार है और बदले में उसका दोस्त मजाक में उससे ब्रेड की मांग करता है। रॉयल लेबोरेटरी से खबर ये भी है कि रैप पार्टिकल्स के नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है। हर साल ही होने वाली गिरावट खतरनाक साबित हो सकती है। लगता है उन्हें इस मामले में भी कुछ तोड़ निकालना होगा। पास्कल को पता लगता है कि पूरे शहर में एमिलियो ताड़ी पार है क्योंकि उसने अपने ही पिता पर हमला करने की कोशिश करी। इनगोट्स के तंबू के पास कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फेलिक्स एमिलियो और शुन को एक तंबू में आराम करने को कहता है, मगर हर बार की तरह उनमें फिर से बहस होने लगती है। वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। एमिलियो समझाता है कि उसी की वजह से आज शुन जिंदा है क्योंकि उसकी बेवकूफी तो उन्हें डुबाने वाली थी, पर अब उनके पास इनगोट्स का साथ है। डेमेट्रियो को तो किसी रैली की जरूरत तक नहीं। शुन ने कहा कि तुम तो डेमेट्रियो की बात को जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर शुन ने पूछा कि क्या सच में तुमने अपने पिता की जान लेने की कोशिश करी है? तभी फेलिक्स उन्हें बाहर बुला लेता है। रास्ते में शुन कहता है कि इनगोट जरूर उन लोगों में से एक है और जो गुंडों को मजा चकाकर उनसे पैसा लूटते हैं और उस पैसे से गरीबों की मदद करते हैं। उसके लिए सब काफी कूल है। फेलिक्स कहता है कि ये हीरो वाला काम जरूर होगा, लेकिन कपड़े धोने भी किसी हीरोइक एक्टिविटी से कम नहीं। शुन बिना सोचे उसकी मदद करने में जुट जाता है, पर एमिली तो एक राजकुमार है, वो क्या जाने कि नदी में कपड़े कैसे धोए जाते हैं। यहाँ पर तो कपड़े और खाना बनाने के काम आपस में ही बांट देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो एमिलियो एक राजकुमार है या फिर एक लाम लड़का। शुन डेमेट्रियो को काम करते देख उसकी तारीफ करता है। डेमेट्रियो जिम्मेदार लीडर होने के नाते अपनी ड्यूटीज बखूबी जानता है। यहाँ पर सभी बराबर का व्यवहार करते हैं।
एमेट्रियो ने कहा कि तुम दोनों को भी हर काम सिखाना होगा, खासकर शुन को जो यहाँ नया आया है। मतलब वो भी जानता है कि शुन धरती लोक से है, लेकिन अगर लोगों को इसके बारे में पता लगा तो वो हाथ धरकर उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि इनोगट्स भेदभाव नहीं करते, इसलिए धरती लोक के प्राणी भी उनके लिए आम आदमी की तरह हैं। और जो काम नहीं करता उसने खाना नहीं दिया जाता। शुन कहता है कि वो एमिलियो को कपड़े धोना सिखा देगा। एमिलियो पहली बार अपने कपड़े धो रहा है। शुन एलिजिया को देखकर कहने लगा कि तुम देखने में काफी मासूम हो, तो क्या तुम भी अपने वेपन का इस्तेमाल कर सकती हो। उसने कहा कि मैं फाइट में इतनी निपुण नहीं, और इतना कहते हुए वो नदी में गिर जाती है। जब शुन ने देखा कि उसके साथी उसके कपड़े उतार रहे हैं तो उसने नोटिस किया कि एलिजिया तो एक लड़का है। डेमेट्रियो ने कहा कि उसके साथ ऐसा हर बार का ही है। एलिजिया की किस्मत शायद उसके दुश्मन ने लिखी है, वो हर बार मरता मरता बच जाता है। शायद ये उसकी किस्मत है। जब एलिजिया उठा तो वो उधर उधर देखने लगा। इसका मतलब ये है कि उसने फ्यूचर देखा है। लुइस बताते कि उसके पास भविष्य देखने की स्पेशल ताकत है। हर कमजोर और इमोशनल सिचुएशन में उसे कुछ न कुछ आभास होता है, पर यह भी इतना अनलकी है कि अपनी पावर का कंट्रोल ही नहीं कर पाए। एलिजा ने बताया कि उसने शुन को फ्यूचर देखा है। ये वो दुनिया थी जो उसके आज तक नहीं देखी। शुन उस दुनिया में खड़ा हुआ था। शुन को लगा कि वो जल्दी घर जाने वाला है, पर एलिजा ने आधी बात शुन से छुपाई। उसका वो डरा हुआ चेहरा कुछ बयां कर रहा है। फिर बेचारी एलिशिया के रूम में कोई आता है जो कि पास्कल है। शायद वो किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसने बताया कि शुन और एमिलियो के साथ सुबह से कहीं गायब है। पास्कल ये सुनकर थोड़ा डर गया और उसने बेल्जुना और एमिलियो के बीच की बात एलिशा को बताई। उसने कहा कि आखिर कोई अपने पेरेंट्स के साथ कैसे कर सकता है, जबकि कुछ लोगों को तो अपने पेरेंट्स की शक्ल देखने तक का मौका नहीं मिल पाता। पास्कल को लगा कि ये वो दोनों जरूर बेबीलोन की ओर गए होंगे, इसलिए बिना इंतजार किए वो दोनों वहीं चल दिए। एलिशा उन दोनों से काफी नाराज है। उसे उन अकेले छोड़कर जाने की सजा उन दोनों को भुगतनी होगी। शुन तो कपड़े धोकर काफी खुश लग रहा है। आखिर वो अब घर तो जाने वाला है। पता नहीं क्यों उसे एलिजा की बात पर पूरा भरोसा है। शुन जल्दी अपने मॉम के पास जाकर उनके हाथों से बना अब दाल चावल खाना चाहता है। एमिली ने कहा कि वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है जो कि एक दिन में इनोगट्स पर भरोसा कर बैठा, पर यहाँ आने का प्लान तो एमिलियो का ही था। वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए इनोगट्स का साथ चाहता है। शुन उसकी दोगली बात सुनकर अब तक थक चुका है। शुन की गट फीलिंग कहते कि इनोगट्स काफी डिसेंट लोग हैं। पहले वो डरा हुआ था, लेकिन अब उसे उन पर पूरा भरोसा है। किसी पर जल्दी भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है ये एमिलियो अच्छे से जानता है। तभी शुन ने कहा कि तुम पर भी तुम्हारे पिता को भरोसा नहीं करना चाहिए था। एमिलियो को पसंद नहीं कि उसे कोई भाषण देने की कोशिश करे। वो जल्द से जल्द शुन को उसकी दुनिया में भेजकर अपना बोझ हल्का करना चाहता है। शुन को उसकी ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने अब तक हर पल उसका साथ दिया है। एमिलियो ने कहा तुमने वापस जाकर अपनी मॉम की गोद में जाकर रोना चाहिए, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। शुन ने उससे इस बात के लिए काफी उल्टा सीधा कहा। वो एमिलियो को धोखेबाज कह बैठा जो अपने ही पेरेंट्स का सगा नहीं। बस इसके बाद तो दोनों लड़ने का मूड में आ जाते हैं और अपने रैलिक फेंककर एक दूसरे पर गुस्सों की बरसात कर देते हैं। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे। उन्हें देखकर लुइस कहती है कि मैं तो इन बेवकूफों को देखकर ही समझ गई थी कि इनके बस की कुछ नहीं। डेमेट्रियो कहता है कि जब उन्हें भूख लगेगी तब कुछ ही दोनों लड़ना बैन कर देंगे और वापस आ जाएंगे। एमिली और शुन दोनों इतना थक जाते हैं कि आखिर में जमीन पर थककर चूर होकर गिर पड़ते हैं। उन दोनों को इनकॉन्स ने मुंह पर पानी डालकर जगाया। लुइस के लिए हर आदमी ही बेवकूफ होते हैं, क्योंकि एक साथ रहकर भी कुछ दोस्त आपस में लड़ते रहते हैं। डेमेट्रियो ने इस पर पर्दा डालते हुए कहा कि इससे दोस्ती और गहरी होती है। कुछ देर बाद उन्हें खबर मिली कि कैसल के पास हर कोई बेल्जोना की तरफ है। कई लोग इन गॉड्स का पर्पस कभी नहीं समझ सकते, पर उन्हें समझकर भी क्या फायदा जब तक वो बेल्जोना की बोली बोलना बंद कर नहीं देते। पर जितने नॉर्थ की ओर जाया जाए उतना ही लॉर्ड्स बेल्जोना के खिलाफ होते जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ मदद जरूर मिल सकती है। जो भी बेल्जोना की कहना नहीं मानता वो उन्हें नॉर्थ में भगा देता है। जरूर वहाँ के लोग उसके खिलाफ होंगे। एमिलियो जानता है कि वहाँ 80,000 रॉयल गार्ड्स हैं। अगर इसी वक्त हमला किया जाए तो इतने सारे गार्ड्स पर जीत पाना लगभग नामुमकिन होगा, और किसी की बलि देकर पाई हुई जीत में डेमेट्रियो विश्वास नहीं करता। रॉयल गार्ड्स जितनी आर्मी इकट्ठा करने में तो इन गॉड्स की सारी उम्र निकल जाएगी। उसने कहा कि हमें इस वक्त जूजियंस की मदद की जरूरत है, लेकिन एमिलियो के हिसाब से वो सब पागल हो गए हैं, क्योंकि बेल्जोना उन्हें अपने प्रोटेक्टर के रूप में रखता है। शून को याद है कि उनमें से एक ने तो उनकी नाक में दम कर दिया था। डेमेट्रियो ने पूछा कि तुमने उनसे बात करी या नहीं, अगर नहीं तो उन्हें ट्राई करनी चाहिए थी। असल में जूजियन को बेल्जोना ने हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखा है। वो जरूर हमारा साथ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनका पक्ष काफी स्ट्रांग होगा। टाइम आने पर नेगोशिएट करने की ड्यूटी लुइस को दी गई है। डेमेट्रियो ने सभी को अपनी साइड करके बेल्जोना के खिलाफ खड़ा करने वाला है, पर शून ने लड़ाई में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ बेबीलोन जाना चाहता है। ये सारा प्लान बेल्जोना के खिलाफ है और वो इस वक्त बेबीलोन की ओर जा रहा होगा। ये सुनकर एनगॉड्स थोड़े हैरान हो गए। एमिलियो को डर है कि कहीं जूजियंस के साथ दोस्ती करना उन पर भारी ना पड़ जाए।
इनसे उनका प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है। एमिलियो ने सोच लिया कि अब उसे शून की कोई जरूरत नहीं है और शून भी अब घर जाना चाहता है। अब उन्हें एक साथ चलने में भी प्रॉब्लम है। लुइस कहते कि तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगी। वो उन्हें एक ही तंबू में जाने को कहती है। अब जो भी अगर प्लान को कामयाब करना है तो ये एटीट्यूड होना उन्हें छोड़ना होगा, लेकिन एंडोरा के मच्छरों से उन्हें खास बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर वो एक बार खून चूसना शुरू कर देते हैं तो तब तक खून पीते हैं तब तक इंसान मर नहीं जाता। लुइस उनके लिए कुछ मेडिसिन लेने जाती है। अंदर शुन उसे जुजियन के बारे में एमिलियो से पूछता है जिससे वो दोनों मिले थे, लेकिन एमिलियो को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी लुइस आ जाती है और देखती कि वो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। शुन को जूजियंस के साथ दोस्ती करने का प्लान कुछ समझ नहीं आया। वो मॉन्स्टर्स उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। लुइस कहते कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। यही बात डेमेट्रियो भी हमेशा कहा करता था। जूजियंस के वायलेंट होने के भी एक वैलिड रीजन है। असल में एंडोरा के लोग इंसानों और अंडुआ नाम की एक स्पीशीज का एक रूप है और जूजियंस एंडुआ और जानवरों के बीच की नस्ल है। काफी पहले जूजियंस और एंडुआ शांति से रह करते थे। राजा को लगा कि वो काफी चालाक है, इसलिए उसने सब पर कब्जा करके एंडोरा को सिर्फ एक राष्ट्र बनाने का सोचा। अब एंडोरास को भी जूजियंस की तरह दबाया जाने लगा। लुइस की नसों में भी 50% जूजियंस का ही खून है, पर देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कई सारे जूजियंस खतरनाक दिखते हैं जबकि कई शांत दिखते हैं। यही कारण है कि लोग उनसे काफी डरते हैं। जब लुइसे ने दवा लगाने की बात करी तो फिर से दोनों पहली बारी के लिए लड़ पड़े। शुन जानना चाहता है कि क्या डेमेट्रियो का भी जूजियन से लेना देना है। लुइस ने कहा कि वो तो कुशल परिवार से आता है, लेकिन सारी जिंदगी उसने जंगलों में ही काटी है। वो चाहता तो शानो शौकत के साथ शांति से अपनी जिंदगी जी सकता था, पर उसने अलग सोचा। उसका एक दोस्त था जो एक जूजियन था, जिसके बाद डेमेट्रियो का बचपन दिखाया जाता है। वो घोड़े पर दौड़ते हुए कुछ जंगली जानवरों के कारण गिर पड़ता है। उस दिन उसे रास्ते में काफी देर हो गई थी और अचानक उसका सामना हुआ एक अजीब दिखने वाले लड़के से। उससे डर के डेमेट्रियो ने सारे पैसे उसे देने का ठान लिया, लेकिन उस लड़के लूशियो को पैसों का लालच नहीं था। लुइस ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर के ले चलूंगा और फिर दोनों जंगली सुअर पर बैठकर चल दिए। जब डेमेट्रियो के जाने का टाइम हुआ तो लुइसियो ने उसे कहा तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो बस इस तरह सीटी बजाना, और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। डेमेट्रियो जब भी सीटी बजाता उसका दोस्त लूशियो अचानक कहीं न कहीं से टपक पड़ता था। वो दोनों मिलकर खूब खेलते थे। डेमेट्रियो को जंगल से प्यार सा होने लगा था। एक दिन जब उनका सामना एक मॉन्स्टर से हुआ तो डेमेट्रियो को चोट में देख लुइसो ने अपना रेलिक से उस पर हमला कर दिया और उस जानवर को मार भगाया। डेमेट्रियो ने उस वक्त खुद को भी काफी कमजोर महसूस किया क्योंकि उसके पास एक रेलिक नहीं था। लुइसो का मानना था कि अगर तुम काफी मेहनत करते हो तो तुम्हें रेलिक जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं। डेमेट्रियो ने उस दिन इस बात पर से काफी बहस करी और उनमें लड़ाई भी हुई। उसके पास चाहे ताकत ना हो पर डेमेट्रियो हिम्मत वाला था। लुइस समझ गया कि अगर वो काफी ट्रेनिंग करे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एक दिन दोनों दोस्त मार्केट में घूम रहे थे, लेकिन लुइसो ने डेमेट्रियो को घर जाने को कहा। डेमेट्रियो कहता है कि वो जल्दी एक अडल्ट बनने वाला है। तभी उन्होंने एक भालू को रास्ते में मार खाते देखा जिस पर उसका मालिक अपनी धौंस जमा रहा था। लुइस के बीच के आने पर उस इंसान ने भी उसे एक जानवर कहा जो इंसानों पर अपने रेलिक इस्तेमाल करता है। उसके खिलाफ शहर में बगावत छिड़ गई थी और लोग उसे बुरी तरह पीटने लगे। डेमेट्रियो उसे चाहकर भी बचा नहीं सका। वो उस दिन काफी शर्मिंदा हुआ, पर उसी शाम को लुइस ने अपना दम तोड़कर डेमेट्रियो को अकेला कर दिया। डेमेट्रियो को अकेला ये सब याद करते देख लुइस उसके पास आकर दोनों को हालचाल बताती है। उसे डर है कि कहीं वो दोनों फिर से ना झगड़ पड़े। डेमेट्रियो कहता कि इस बात को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो दोनों आंखें में नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं लड़ने वाले। सोते वक्त भी शून के दिमाग में सिर्फ उसका घर ही चल रहा होता है, पर डेमेट्रियो की कहानी एमिलो के दिमाग में घर कर गई है। उसे जूजियंस पर अब तक भरोसा नहीं हुआ है। सुबह होने पर एमिलो देखता है कि शुन पहले ही जा चुका है। शुन ओलिशिया के पास जाकर उससे अपने फ्यूचर के बारे में और जानने की कोशिश करने लगता है। तभी शुन ने काफी सारे पड़े हुए पत्ते देखकर एलिशिया को वहाँ से जाने को कहा, जिसके बाद उसने अपने जाल में उसे फंसाने की कोशिश कर, पर इस बार एलिशिया की किस्मत ने उसका साथ दिया। आखिर अपने फ्यूचर के लिए उसे अपना ऐसा कुछ सोचना था। एलिशिया का कहना है कि अगर उसे अपने फ्यूचर जानना है तो एक नीली चिड़िया से जाकर पूछना चाहिए। जब शुन उसकी बताई डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा तो खुद ही अपने बनाए गड्ढे में गिर गया। फेलिक्स के पूछने पर एलिशिया बताता है कि उसे कब और कहाँ फ्यूचर दिखा जाए इसका कुछ अता पता नहीं होता। जूजियंस को एमिलियो की लोकेशन का पता चल चुका है। उन्हें पता चलता है कि वो इनगर्ड्स के साथ है। जल्दी उन्हें पकड़कर धर दबोचना चाहिए। गिरदो पहले ही बता देता है कि कोई भी राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शुन को आते देख तो वो चारों सतर्क हो जाते हैं। एबेल्डा उसे मारकर खजाना चाहता है। उसके रुकते ही वो उसके सामने कूद पड़ा। उसे देखकर शुन की हालत खराब हो गई। एमिलियो को लगा कि शुन इस वक्त खतरे में है।
जूजियंस ने साथ में आए इंसानों को मारना शुरू कर दिया। शुन भी रेलिक के साथ तैयार हो जाता है, मगर एबेल्डा उसे मच्छर की तरह मसल डालना चाहता है। शुन लड़ते हुए मन में यही सोचता है कि आज तो वो गया समझो, लेकिन उसकी मदद के लिए एमिलियो भी दौड़ते हुए आ रहा होता है। शुन अब बस इतनी देर तक हो सके अपना बचाव करने की कोशिश में है, मगर उसकी मौत के शान पहले ही एमिलियो ने आकर उसे बचा लिया। एक बार फिर उन दोनों का ईगो आपस में टकरा है। एबेल्डा एमिलियो को देखकर बताता है कि महाराज तुम्हें एक पीस में देखना चाहते हैं, लेकिन एबेल्डा के पास एक अलग आइडिया है। डेमेट्रियो को सामना होता है गिल्डो से। गिल्डो उसके नाम वाम नहीं जानते हुए इनगोट्स को यहाँ से खत्म कर देना चाहता है। वो अपनी दोनों तलवार दिखाते हुए उसे डराने की कोशिश करता है। वहीं शुन एबेल्डा पर टूट पड़ाता है। एबेल्डा ने कहा कि तुम ही पहले मरोगे और एक जोरदार वार से उसे दूर फेंक दिया। जब एबेल्डा ने पास आने की कोशिश की तो शुन के रेलिक ने अपना अल्टीमेट रूप धारण कर लिया, जिसे छूते ही एबेल्डा को ऐसा लगा कि वो बिजली के खंभे को छू गया हो। इस मौके का फायदा उठाते हुए एमिलियो और शुन दोनों एक साथ हमला किया और उसे मार डराया, लेकिन उसके बाकी के साथी एनगोट्स का सामना कर रहे हैं। डेमेट्रियो गिल्डो से कहता है कि तुम्हें बेल्जोना की तलवे चाटकर आज तक मिल क्या मिला है, मगर गिल्डो राह चलते की सलाह नहीं लेता। फिर अचानक आसमान में एक बिजली दड़ाई पड़ती है। जब एमिलियो शुन भागकर दूर आ जाते तो उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती है, लेकिन एलिशिया और पास्कल को देखकर दोनों फिर से हैरान रह गए। एलिशिया उनसे काफी नाराज लग रही है। पास्कल बताता है कि जब एक मेटल को हीट किया जाता है तब उसमें से लड़की से भी ज्यादा चमक निकलती है। ये सब बताते हुए पास्कल काफी डिटेल में चला गया। शुन उसे रोकते हुए शर्मिंदा महसूस करवा देता है। पास्कल की नॉलेज को आज तक किसी ने सीरियस नहीं लिया। एमिलियो एक अलग एटीट्यूड के साथ उनके यहाँ आने का कारण पूछता है। पास्कल का जवाब है कि एक दोस्त की मदद के लिए दूसरे दोस्त को आना ही पड़ता है, खासकर जब वो अजीब लोगों के बीच में फंस जाए। उसका इशारा इनगोट्स की ओर है। डेमेट्रियो कहता है कि जूजियंस तो डर के मारे रफू चक्कर हो गए, लेकिन वो नए मेहमानों से मिलने के लिए थोड़ा उत्सुक है। पास्कल उसे किसी शैतानी खोपड़ी जैसा लगता है। आखिर वो है भी लैब में टाइम बिताने वाला शंकी बुड्ढा। एमिलियो ने समझाने की कोशिश करी, ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं जो लड़ने के लिए नहीं आए हैं, पर एमिलियो का अर्थ साथी उसके पिता से जुड़ा जरूर होता है। एमिलियो का सर झुकते ही एनगोट्स उसे पीछे छोड़कर अपने रास्ते चल देते हैं। शुन उन्हें रोकने की कोशिश के लिए पीछे दौड़ता है, साथ ही एलिशिया भी उसके साथ जाती है। डेमेट्रियो अपने साथियों के साथ इसी रात वहाँ पर रुकने वाला है, फिर वो सब यहाँ से दूर चले जाएंगे। पास्कल पूछने लगा कि क्या यही लोग किंग पर तुम्हारे साथ हमला करने वाले थे? तो ये सोचकर ही एमिलियो ने अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रखने का शुरू कर दिया है। एमिलियो ने अपने पिता को मारने की पूरी मुमकिन कोशिश कर ली है। एमिलियो पास्कल पर चिल्लाकर कहता है कि वो मेरे पिता नहीं है और एक ना एक दिन मैं जरूर उस दुष्ट को मार डालूंगा, और इसलिए उसने एनगोट से दोस्ती भी की। पास्कल पूछता कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि बेल्जोना ही तुम्हारे पिता का खूनी है? क्योंकि सिर्फ सुनने से कोई दोस्ती नहीं हो जाता, उसे तो पता तक नहीं है कि असल में हुआ क्या था। अगर मान भी लेते हैं तो बेल्जोना ही असली किंग का खूनी है, तो इसके पीछे के कारण क्या होगा? आखिर बिना कारण के कुछ नहीं होता। एमिलियो को लगता है कि बेल्जोना ने लालच में आकर उसके पिता की गद्दी हड़प ली है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। क्या उसने आज तक बेल्जोना सामने बात करने की कोशिश की है? इतना कठिन डिसीजन लेने से पहले कम से कम उसे सच जान लेना चाहिए था। एलिशिया को लगता है कि एमिलियो को लेक्चर्स के साथ एक दो फटके भी लगने चाहिए। वो शुन से भी नाराज है क्योंकि वो उसमें शामिल था। जो लोग सरकार से पंगा लेने निकलते हैं वो बाद में पछताते हैं, और राजा को मारने का भी यही कारण है। शुन कहता है कि डेमेट्रियो अच्छा इंसान है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो उसने एलिशिया को अपने साथ चलने को क्यों नहीं कहा? एलिशिया की बातों से लगा कि उसका एनगोट से पुराना रिश्ता है। एलिशिया ने जब एमिलियो को देखा तो उसे बचपन याद आ गया, जब वो महल में एक दिन घूमने आई थी। शायद कोई नहीं चाहता कि एलिशिया महल में आए। जब एमिलियो की मेड्स उसे ढूंढते हुए आई तो एलिशिया को छुपकर उसने ही उसकी मदद करी। एलिशिया को महल में घूमने में काफी मजा आता है, लेकिन एमिलियो के लिए उसका घर किसी जेल से कम नहीं। वो जंगल की ओर जाना चाहता है, और जिसके लिए एलिशिया उसकी मदद करने की वादा करती है। वो बताते कि वहाँ कई सारे जंगली जानवर और मशरूम भी होते हैं, लेकिन एमिलियो को स्वभाव भी फिर नहीं बदला। एलिशिया उसे बचपन से देखती आई है, वो आज तक बिल्कुल वैसा ही है। एनगोट्स के काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें रॉयल गार्ड्स को पता नहीं चला। अब अगले प्लान के लिए डेमेट्रियो के नंबर्स पर ध्यान देना होगा। पुरानी बैटल्स में भारी मात्रा में लोग मारे गए। एल्यूजिया पूछती है कि शुन और एमिलियो को क्या, तो डेमेट्रियो कहता है कि राजकुमार ने अभी तक खुद को साबित नहीं किया है। वो उन दोनों को साथ में ले जाए तो, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कोई लड़ाई के खिलाफ हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो किसी के काम नहीं है, बल्कि उन पर अब तो कड़ी नजर रखनी होगी। तभी उन्हें गेट पर शुन की आवाज सुनाई देती है, जो गार्ड से बहस करके उन चारों को पता पूछने में लगे हैं। डेमेट्रियो उसे देखकर अंदर आने को कहता है। उसने बताया कि एमिली और पास्कल को वक्त बहस में लगे हैं
और एलिशा का गुस्सा उतारने का नाम नहीं ले रहे। लुइस जानना चाहता है कि आखिर ये पास्कल और एलिशा है कौन। शुन उन्हें दोनों के बारे में, साथ ही रॉयल फैक्ट्री और बेबीलोन के बारे में सब कुछ बता देता है। वो जल्दी बेबीलोन पहुंचना चाहता है ताकि अपने घर वापस जा सके। अगर इल्यूजिया ने फ्यूचर देखा है तो शुन को वापस जाने पर पूरा यकीन है। शुन को एमिलियो की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर डेमेट्रियो ने बताया कि वहाँ जाने का रास्ता काफी कठिन है। वहाँ जाने के लिए कई खतरों को पार करके पहुँचना पड़ता है। एक गलत कदम और तुम्हारी मौत पक्की। पर शुन की जिद है कि उसे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। एनगोट्स ने सुना कि बेल्जोन अभी वहाँ कोई और बढ़ रहा है और इस वक्त उसके साथ महल जितनी सिक्योरिटी भी नहीं है। इस मिशन में सुन को एक बच्चा बनकर बिल्कुल ही नहीं रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर वही पहुंचेगा जिसमें जिगरा होगा। और उसकी जोश भरी बातों ने एनगोट्स को यकीन दिला दिया। एमिलियो को अकेला देखकर शुन उसे ढूंढते हुए आता है और पूछता है कि क्या तुम पास्कल की डांट के कारण उदास हो। एमिलियो को लगा कि पास्कल को सताया गया है और उसे रत्ती भर भी जानकारी नहीं। पर शुन इसमें पास्कल के साथ है, क्योंकि अगर पास्कल को एमिलियो की चिंता ना होती तो वो यहाँ कभी नहीं आता। इस वक्त काफी रात हो चुकी है तो अच्छा होगा कि वो दोनों कुछ आराम करे। एलिशा को वहाँ देखकर एमिलियो ने उसे घर जाने के लिए कहा। उसे इन सब चीजों को दूर रखना चाहिए। वो फिर से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पास्कल ने इनगॉट्स को अपनी मिनी फ्लेमवर्थ दिखाई, तभी शुन और एमिलियो भी वहाँ आ जाते हैं। लुइसो को पास्कल में अपने दादाजी नजर आते हैं। जब एमिलियो पास्कल से कुछ कहना चाहता था तो तब डेमेट्रियो ने शुन और उससे ऑर्डर दिया कि वो फेलिक्स के साथ जाकर पेट्रोलिंग करे, जिसके बाद वो घसीटते हुए उन दोनों को खींच कर ले जाता है। फिर लुइसो और एलिशा की मुलाकात होती है और लुइसो उसे अपने साथ कुछ ले जाकर बातें करना चाहती है, क्योंकि वो लड़कों के साथ रहकर थक चुकी है, जिनमें से एक ना तो लड़का है और ना ही एक लड़की। वैसे तो वो अपने ग्रुप से खुश है, पर फिर भी एक लड़की की फीलिंग्स को एक लड़की ही समझ सकती है। एलिशा ने उससे पूछा कि तुम सब तो राजद्रोह देने वाले हो, तो इतने खुश किस लिए हो। उसे लगता है कि एनगोट्स दुष्ट है, लेकिन उनके और इंसानों के बीच कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस उनका पालन पोषण अलग हुआ है। लुइस ने पूछा कि एमिलियो को राजकुमार है, लेकिन शुन का क्या पास्ट है जो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। असल में तो धरती लोक से आया लड़का, वो जो रैप रैलिक इस्तेमाल कर सकता है। उनकी बात काटते हुए एलिजा लुइस को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो बाद में एलिशा से जरूर मिलना चाहेगी। एलिशा को उसकी हरकतें और बातें थोड़ी वियर्ड लड़ू लगेंगी। जंगल की ओर जाते हुए शुन काफी बोर महसूस करता है। एमिलियो तो खराब मूड में है और फेलिक्स को भी उसने काफी कम बात करते देखा है। अब वो बोले तो क्या बोले और किससे बोले। उसने फेलिक्स से पूछा कि तुम महाराज पर आक्रमण क्यों करना चाहते हो। एमिलियो भी ये जानना चाहता है। फेलिक्स रुकता और कहता है कि एंडोरा में पाप बढ़ता जा रहा है और जो लोग गरीब और कमजोर हैं उनका एंडोरा में रहना नरक के समान हो चुका है। इनगोट्स का ही सारे सपोर्टर्स भी उनमें शामिल हैं। डेमेट्रियो इस दुनिया में बदलाव चाहता है और फेलिक्स को भी उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। जिसके बाद उसने कहा कि तुम दोनों इस तरफ जाओ और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। फेलिक्स को याद है कि जब वो कूड़े से भी कुछ उठाकर खाने की कोशिश करता था तब भी उसे कुछ लोग मारते पीटते और भगा देते थे। एक ठंडी शाम को एक मसीहा उसकी तरफ चलकर आता और उसका हाथ थामता है और तो ये फेलिक्स की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। इस देर रात में फेलिक्स कुछ मेजरमेंट्स ले रहा है। डेमेट्रियो ने उससे टोका और पूछा कि क्या तुम सच में रॉयल लेबोरेटरी से हो। पास्कल के हाँ कहने पर उसने बेल्जोना के प्लान जानना चाहा, लेकिन पास्कल को इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं, बल्कि वो खुद भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगा है। सिर्फ बेल्जोना ही नहीं बल्कि एमिलियो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा राज है। डेमेट्रियो कहता है कि राजा बनने से पहले उसे खुद को साबित करना होगा और चला जाता है। पास्कल को तो डर है कि कहीं अगर रैप पार्टिकल्स खत्म हो गए तो बाबल का रिस्टोरेशन नामुमकिन हो जाएगा। सुबह होते ही सब आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं और शुन के मन में अभी भी उसका घर ही है। फिर अगले सीन में एक शाम के वक्त एक लड़की को शहर में दिखाया जाता है जिसका नाम मिशीचा है। शायद आगे हमें इसके बारे में और देखने को मिले। फिलहाल शुन सुबह के उसी शहर के नज़ारे लेकर खुश हो जाता है। वो समुद्र को देखकर बिल्कुल एक बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि धरती लोक पर इतना साफ पानी नहीं हुआ करता। डेमेट्रियो कहता है कि असल में एक कनाल है। एमेटिस एंडोरा एक सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ से कई सारा खान पान और माल आइसलैंड भेजा जाता है। बेबीलोन तक पहुँचने के लिए सबको इस कनाल के थ्रू जाना होगा, पर उससे पहले उसकी डेस्टिनेशन एक दूसरे आइसलैंड है जहाँ पर जूजियंस रहा करते हैं। कल सुबह पोर्ट से शिप लेकर वो आगे प्रशंद करेंगे। शुन को ये सुनकर एक एडवेंचर वाली फीलिंग आने लगती है, पर उसका दोस्त एमिलियो कहता है कि अगर तुम पानी में गिरे तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। इतने टाइम बाद अपना बेड देखकर जैसे शुन पागल हो जाता है। एमिलियो ने कहा कि तुम खर्राटे काफी जोर से लेते हैं, इसलिए सोते वक्त अपनी नाक बंद करके सोना। पास्कल कहता है कि तुम दोनों में इतना ही जोश है तो उसे बाहर घूमने में लगाओ, लड़ने से तो ये एक अच्छा आइडिया होगा। यहाँ जैसे सी बर्फ एलिशा और पास्कल ने पहली बार देखी। ऐसे पक्षी अक्सर कड़कती ठंड में नजर आते हैं, इसलिए इन कपड़ों में आगे का सफर तय करना भी भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि वो दोनों शहर से कुछ गर्म कपड़े खरीद ले। जब तक पास्कल है तब तक पैसों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। शुन एमिलियो को भी साथ ले चलना चाहता है, पर उसे इस वक्त अकेले रहना में ज्यादा इंटरेस्ट है।
वैसे तो उसे यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं, पर एमिलियो को शुन के साथ घूमना पसंद नहीं। एलिशिया कहते कि अगर तुम दोनों यही लड़ते रहे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, लेकिन लगता है कि किसी को उसकी बात सुनने का मन नहीं है। एलिशिया पास्कल के लिए कुछ भी लेना चाहती थी, पर उसके इन्वेंशंस उसे हर चीज से बचा लेते हैं। वो बस चाहता है कि सब रात से पहले उसे टाइम पर वापस आ जाएं। शुन को कम से कम ये शहर तो अपना सा लगा। एलिशा को शॉपिंग करना काफी पसंद है। रास्ते में उन्हें इनगॉन्स भी मिलते हैं। शुन कहता है कि हम कुछ शॉपिंग करने निकले हैं, पर कुछ कॉमरेड से बात करने के लिए उन्हें एक शिप की जरूरत पड़ेगी। डेमेट्रियो चाहता है कि शुन अपने कपड़े बदल ले ताकि उसके धरती लोक से आने पर किसी से शक ना हो। एलिजा ने अपनी शॉल उसे दे दी। डेमेट्रियो कहता है कि तुम सबको अमित जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि वो इस मार्केट की सबसे फेमस चीज है, और एमिलियो को भी उसे खोने से बचना होगा। अंधेरा खोने से पहले उन्हें कुछ खा लेना चाहिए। शुन ने देखा कि उसके पास जो पैसे वो इस दुनिया में तो नहीं चलने वाले, इसलिए वो अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगता है। एमिलियो ने तो उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। शुन ने कहा कि एमिलियो राजकुमार होते हुए भी कंगाल है। अपनी दुनिया में तो शुन ऑनलाइन शॉपिंग किया करता था, पर यहाँ उसे बहुत मजा आ रहा है। एलिशिया ने उसे कुछ पैसे भी दे दिए। उनकी नजर कुछ खिलौनों पर पड़ी। वो एमिलियो को इग्नोर करके शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं। तभी अचानक से मिलो को किसी अनजान साए का एहसास हुआ, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आगे जाकर तीनों एमेटिक कबाब एंजॉय करते हैं। उसकी स्मेल से शुन मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये अब तक उसका खाया जाने वाला सबसे असली खाना है, पर उसे खाते ही उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। उन लोगों ने कुछ गर्म कपड़े भी खरीदे। शुन ने एक नोटबुक भी ली जिसमें वो यहाँ की यादों को समेटकर अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी एक बच्चा एमिलियो को सही खंजर लेकर भाग जाता है। एमिलियो भी उसके पीछे दौड़ता है। उसने उस बच्चे को पकड़ा और पूछा कि तुमने चोरी क्यों की। उनकी हालत देखकर लगता है कि वो बच्चे काफी भूखे हैं। एलिशा ने उन सबको खाने के लिए कुछ न कुछ दिया होगा। आज तक इतना अच्छा व्यवहार उन बच्चों के साथ किसी ने नहीं किया। वो बच्चा अपनी हरकत के लिए एमिलियो से माफी मांगता है। एलिशा बताते कि यहाँ इस तरह कई सारे लोग और बच्चे हैं जो अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। ये तो धरती लोक पर भी आम बात है। अगर एलिशा के पिता ने उसके लिए अपनी दुकान नहीं छोड़ी होती तो आज उसकी भी यही हालत होती। एक बच्ची उठकर उनके सामने अपनी बॉल निकाल कर लाई। शुन समझ गया कि वो साथ में खेलने चाहती है। एलिशा चाहती कि क्या हर कोई उसकी तरह धरती लोक पर उसकी तरह नेक दिल होता है, और जिसके बाद एलिशा भी उनके साथ खेलने लगी। डेमेट्रियो ने शिप का इंतजाम तो कर लिया है, पर सबसे बड़ा चैलेंज तो कुछ और है। एलिजा कहता है कि हमें बिना सोचे सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए। एमिलियो और उसके दोस्तों को आते वक्त काफी देर हो जाती है, इसलिए अंधेरे में कोई उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन्होंने एक लड़की को वहां देखा। जब एमिलियो ने उससे बात करने की कोशिश की तो सुन को कुछ शक हुआ और सही वक्त पर उसने एमिलियो की जान बचा ली। वो एक बच्ची होते हुए भी रैप रैलिक इस्तेमाल कर सकती है। एमिलियो हथियार लेकर उसके पास आगे बढ़ता है, पर उस लड़की ने मिसिचा ने राजकुमार पर हमला कर दिया। शुन उस पर साकर भी हमला नहीं कर पाता। मिसिचा ने कहा कि राजकुमार को मार डालो और उसने अपने बॉम्ब्स उन पर छोड़ दिए, पर एक अनजान कारपेट आकर उसे बचा लेता है जो एलिजा ने भेजा है। डेमेट्रियो कहता है कि अब खेलने का टाइम खत्म हुआ और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसके सामने मिसिचा थोड़ा घबरा भी जाती है। डेमेट्रियो एक बच्ची से जीतकर खुद पर गर्व नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। दरअसल उस लड़की को खून करने के लिए भेजा गया है। इस काम के लिए अनाथ बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग करके उनके दामों पर एक मशीन की तरह बेचा जाता है। बचपन से इन बच्चों को ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें जीना है तो खून करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने से मना करते तो ऐसे बच्चों को सजा दी जाती है और डराया धमकाया जाता है। बड़े होते ही बच्चे काफी खतरनाक होते हैं और मिसिचा को किसी ऐसे इंसान ने भेजा है तो रॉयल परिवार पर हमला करना चाहता है, इसलिए वो एमिलो को मारना चाहती है। मिसिचा पहले डेमेट्रियो को मारना चाहती है और वो उस पर अपनी चाकू लेकर टूट पड़ती है। डेमेट्रियो को अब सीरियस होना पड़ेगा। मिसिचा को खुशी सिर्फ खून करके मिलती है। उसने जैसे डेमेट्रियो पर हमला किए, डेमेट्रियो खुद को बचाकर आगे बढ़ा और मिसिचा के नेक बंद पर उसने काट डाला, जिससे कोई कंट्रोल किया जा रहा था। डेमेट्रियो से समझाने की कोशिश करता है कि जीने की वजह सिर्फ किसी का खून करना नहीं, हर किसी को अपने जीवन जीने का कारण चुनने का अधिकार है। तुम अपनी पावर से किस दुनिया को बदल सकती है। उसने मिसिचा को एक गुड़िया भी दी ताकि वो मुस्कुराना सीख जाए। जब वो सब वापस आते तो लुइस नई बच्ची को देखकर हैरान हो जाती है। पहले एलिजा को कांग्रेट्स करता है जैसे उसी ने इस बच्ची को जन्म दिया हो। अब इनगॉट्स के ग्रुप में एक और मेंबर शामिल हो गई। नाम पूछने पर उसने सबको अपना नाम बताया। पास्कल शोर सुनकर नीचे की ओर आ जाता है और कहता है कि तुम सबको अपना इस बच्ची का ध्यान रखना होगा जब तक मैं लौटकर नहीं आ जाता। जो भी हो रहा है एमिलो से खुश नहीं है क्योंकि वो बदलाव चाहता है। पास्कल दोबारा कैसल जाना चाहता है। उसे रॉयल लैब से कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है। काम पूरा होते ही पास्कल उन्हें ज्वाइन करेगा। उसे आशा है कि अगली बार मिलने पर एमिलो का मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अगली सुबह पास्कल बोरिया बिस्तर लेकर अपनी मंजिल पर निकल पड़ा। बाकी सबकी आगे बढ़ने की बारी भी है।
बेबीलोन को एंडोरा के लोग राक्षस के द्वार भी कहते हैं, जो दरवाजा उन्हें दूसरी दुनिया में ले जा सकता है और वो किसी नर्क से कम नहीं। एलिजा ने कहा कि चारों खंभों में एक एक सुरंग है, पर उनमें से एक ही बैबल का रास्ता खोलती है। मैप के हिसाब से एलिजा को लगता है कि सबसे पास वाला टावर ही असल एंट्रेंस है। उस गेट की एक की है, लेकिन वो कहाँ है इस बारे में वहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं। वहाँ पड़े एक पत्थर को जब एमिलियो ने बाहर खींचा तो सीढ़ियाँ अपने आप बाहर आ गईं। शायद यही रास्ता उन्हें बैबल पे ले चलेगा। मिसिचा ने रास्ते की ठीक से जांच की, क्योंकि अगर यही सही रास्ता है तो यहाँ सिर्फ जाल बिछाए गए होंगे। चेकिंग के बाद सब लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ फेलिक्स ने कुछ फ्रेश फुटप्रिंट्स देखकर पता लगा लिया कि बेल्जोना पहले ही यहाँ आ चुका है। इस सुनकर शुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्दी उन्हें सामने खड़ी दीवार पर चढ़ना होगा। उसकी हाइट देखते हुए शुन ने फेरियों से मदद मांगी, पर एलिशिया ने साफ मना कर दिया। बिना देरी के सब लोग उन पर चढ़ना शुरू करते हैं। एमिलिया के जब पैर फिसला तो शुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। इतने में वो देखते हैं कि बाकी सब पहले ही ऊपर चढ़ चुके हैं, पहले एक दीवार और अब एक भूल भुलैया। डेमेट्रियो रस्सी फेंककर सबको आगे बढ़ने की ऑर्डर देता है। इसी बीच डेमेट्रियो एमिलिया से साफ कर देता है कि उसका प्लान बेल्जोना को मारने का नहीं है। इतनी सारी आर्मी जमा करने का फिर क्या मतलब। डेमेट्रियो को लगता है कि वो बात करके बेल्जोना का मन शांत कर देगा। वो उसे राजा के तौर पर जानता है, लेकिन पर्सनली उसे बेल्जोना के बारे में काफी कम पता है। डेमेट्रियो का लक्ष्य सिर्फ उससे गड्डी छीनना है। अभी तक एमिलियो ने डेमेट्रियो के बेल्जोना को मारने के पीछे का कारण नहीं बताया है। अगर उसे मदद चाहिए तो सब कुछ उगलना होगा, जिसके बाद एमिलियो को अपने सारे राज उसे बताने पड़े। एमिलियो कहता है कि वो बेल्जोना को मारकर अपने पिता का बदला लेना चाहता है। डेमेट्रियो के मूवमेंट भी एक बदला ही है। सालों पहले राजा के लोगों ने उसे जूजियन दोस्त को मार डाला था, और तभी से डेमेट्रियो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में जुट गया। और काफी टाइम बाद उसे समझ आ गया कि वो गलत रास्ते पर है। खून का बदला खून कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये चेन कभी खत्म ना होकर संसार को विनाश तक ले जाती है। डेमेट्रियो ने फिर अपना पुराना सवाल जानने की कोशिश करी कि एमिलियो बेल्जोना को मारने के बाद क्या चाहता है, क्योंकि जब वो बेल्जोना से बात कर रहा होगा तो एमिलियो को बीच में अपनापन नहीं खोना है। एमिलियो कहता है कि वो बस बदला चाहता है, और ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। एलिजा के हिसाब से आगे के दरवाजे को पार कर लिया तो बेबल उनके ठीक सामने होगा। डेमेट्रियो के ऑर्डर पर सब आगे बढ़ते हैं। वहीं ग्राडियो अपनी सेना को साथ मिलकर बेबीलोन की ओर बढ़ रहा है। अंदाजे से वो एलिगोन्स के साथ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसे डेमेट्रियो पर भरोसा तो है, पर फिर भी एलिगोन्स की मदद की जरूरत है। सभी लॉर्ड्स भी बेल्जोना के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एलिजा को एक स्मॉल रास्ता दिख रहा है। फेलिक्स और मिसिचा डेमेट्रियो के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एलिशिया को एमिलिया को चिंता होने लगी। इस वक्त तो शुन को खुश होना चाहिए, क्योंकि बैबल के पास पहुंचते ही वो अपने घर शांति से जा पाएगा। पर एक बात पहले जैसी नहीं रही। शुन एमिलिया को याद दिलाता कि घर जाने से पहले उसे अपना वादा पूरा करना है। इन बातों को करते हुए वो सब बेबीलोन के गेट तक पहुंच जाते हैं। एमिलिया ने पूरी तेजी से उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उनके रास्ते में जूजियंस कबाब में हड्डी बनकर खड़े होते हैं। जैसे ही एबेल्डा आगे बढ़ता है, एलिजा उसे रोक लेता है। शुन अपने रैप रैलिक को बाहर निकालता है। डेमेट्रियो ने जूजियंस को धमकी दे दी, पर गिल्डो उसे साथ इंट्रोडक्शन करने लगता है। इसी बीच मिसिचा एक एक करके उनकी छुट्टी करना शुरू करती है, और पैटल रोरेलिक्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एबेल्डा शुन और एमिलियो को दर्द देकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। लड़ाई के बीच फेलिक्स की तलवार ने पैटल को जख्मी कर डाला। डेमेट्रियो जब गिल्डो को धमकी देता है तो गिल्डो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। एबेल्डा एमिलियो से कहता है कि बेल्जोना ने उसे मारने के लिए मना किया है, वो तो इसका असली पिता भी नहीं है। लेकिन एबेल्डा उस पर तरस बिल्कुल नहीं खाता और अपने जवाबी हमले जारी रखता है। शुन भी उसकी मदद करता है। एमिलियो जानता है कि बेल्जोना काफी करीब है, इसलिए वो फालतू की लड़ाई में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। एलिजा एबेल्डा को उनके पीछे जाने से रोक लेता है। एमिलियो ने वहाँ एक गेट देकर उसके अंदर कदम रख दिया। एलिजा को एबेल्डा पर जोर जमाते देख लुइस बीच में आ जाती है। आखिर वो भी एक जूजियन ही है। एबेल्डा को लगा कि लुइसो तो जैसी ही उसकी बात मानने ही वाली है। लुइसे को जन्म बेशक जूजियन के रूप में हुआ था, लेकिन उसने अपना जीवन एंडोरा में काटा है। उसके पेरेंट्स को कभी अपनी स्किल्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला। एक जूजियन होने के नाते उन्हें काफी भुगतना पड़ा, और यही कारण था कि लुइसो एक एंड्रा बनकर निकली। उसके कहना है कि ये सब पैसे कमाने का खेल है। सिर्फ डेमेट्रियो के साथ ही वो अपने प्लान का अंजाम दे सकती थी और अपनी फैमिली को बचा सकती थी। लुइसे ने अपना हथियार जैसे एलिजा की और ताना, डेमेट्रियो ने उसे रोक लिया। लुइसे को धमकाने के बाद डेमेट्रियो बताता है कि वो उसकी सोच को बहुत पहले जानता था। डेमेट्रियो अपने हर एक साथी की रग रग से वाकिफ है। इतना सुनते ही लुइसे ने उस पर हमला बोल दिया। डेमेट्रियो उसे लगातार समझाने की कोशिश करता रहा। एमिलियो को बढ़ता देखकर शुन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे किसी गलत कदम उठाने से रोकना चाहता है, लेकिन एमिलियो अपने लक्ष्य के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं। शुन जब उसे रोकने की कोशिश करता तो एमिलियो उसे मारकर वहाँ से भाग निकलता है। बेल्जोना ने बैबल को खोलने का प्लान बना लिया है, लेकिन ये गेट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए खुलेगा। बेल्जोना के सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, पर उसे पहले एमिलियो से निपटना होगा।
आखिर एमिलियो का सामना उससे हो ही गया। बेलज़ेनो को देखते एमिलियो उसे मारने के लिए उतावला सा हो जाता है। वो अपने रैलिक निकालकर बेलज़ेनो को चुनौती देता है। दूसरी ओर लुइसे और डेमेट्रियो के बीच झड़प चल रही है। बेलज़ेनो ने कहा कि एमिलियो अब काफी स्ट्रांग हो चुका है। वो भी जानना चाहता है कि एमिलियो अगर उसे मार देगा तो उसके बाद उसका प्लान क्या होगा, क्योंकि आखिरकार बेलज़ेनो एंडोरा का राजा जो है, क्या वो राजगद्दी को संभाल पाएगा। एबेल्डा और मिसिच्चा फेलिक्स को मजा चखाने की पूरी कोशिश में है। लुइसे भी बिना रुके डेमेट्रियो की जान लेने की कोशिश में है। लुइसे इस मामले को यही खत्म कर देना चाहती है। वो आर पार की लड़ाई चाहती है। डेमेट्रियो ने इल्यूजिया से किसी भी मदद के लिए इनकार कर दिया। जब लुइसे ने अपना हथियार से जोरदार वार किया तो डेमेट्रियो निहत्था हो जाता है। वो कहता है कि लुइसो ने ट्रांसिल्वेनिया बैंकर अपने पेरेंट्स की तो मदद करी, लेकिन अब उसका क्या वो खुश है? क्या उसके एलिगेंट बनकर सोना सच में एक मजाक था? अगर हाँ तो लुइसे ने आगे आकर जूजियन से डेमेट्रियो की जान क्यों बचाई? जब लुइसे से सच जाने की कोशिश की तो उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा कि मैं तो बस तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी और आज वो उन दोनों को मार डालेगी। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है तो डेमेट्रियो को मारते मारते रुक जाती है। शायद डेमेट्रियो जानता था कि उसके मन में उसे ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देगा। असल में ट्रैकुलिन राजा के ऑर्डर के अनुसार सब कुछ उसके कहने पर करते हैं और लुइसे को एलिगेंट्स पर नजर रखने का लिए कहा गया था। उसके पास पैसे कमाने के और कोई रास्ता नहीं था। एलिगेंट्स के साथ घुल मिलकर रहने से लुइसे अपना लक्ष्य भूल जाती रही थी। वो बस सही मौके की तलाश में थी। पर जब एमिली और शुनु के साथ आए तब लुइसे को असलियत ने हिट कर दिया और उसके अपने सही जगह मालूम हुई। लुइसे ने अपने मन मारकर जो भी उस टाइम बताया वो हर पल उसके दिल पर तीर की तरह चुभ रहा था। एलिजे लुइसो के आंसू पूछने के लिए आगे आता है, जिसके बाद लुइसो को अपनी करनी पर काफी दुख होता है। उसके साथ ही जानते थे कि लुइसे कभी उन पर हमला कर नहीं सकती। फेलिक्स और मिसिच्चा का हमला अब एबेल्डा पर कुछ असर नहीं कर रहा है। एबेल्डा को लगा कि लुइसे ने अब तक डेमेट्रियो के टुकड़े कर डाले होंगे, जिसके बाद फेलिक्स उस पर बुरी तरह टूट पड़ता है और मिसिच्चा के हमले में एबेल्डा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी डेमेट्रियो को देखकर मिसिच्चा उसे बचाने आगे बढ़ती है, पर अब आपस में लड़ने की कोई वजह नहीं है। पास्कल और जोसेफ भी बेबल पहुंच जाते हैं। पास्कल को जोसेफ में अपना बचपन नजर आता है, इसलिए वो उसकी काफी तारीफ भी करता है और अपने सीनियर से तारीफ सुनना तो जोसेफ का सपना पूरा होने के बराबर है। एमिलियो बेलज़ेनो पर हमला करते हुए कहता है कि बेलज़ेनो की सबसे कीमती चीज चुराई है और तभी शुनु और एलिशा भी उसे आकर रोक लेता है। जब एबेल्डा ने अपने साथियों को आदिमरी हालत में देखा तो उसने कहा कि उसके पास उसे बचाने के फालतू टाइम नहीं है, बल्कि वो तो बाबल के जरिए दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। लेकिन अगर उसे अपने दोस्तों को मारने पे पड़ा तो उसमें एबेल्डा को कोई झिझक नहीं होगी। मौके पर गेडो आकर उसे रोकने की कोशिश तो करता है, मगर एबेल्डा को अपने प्लान के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। वो इस गुलामी की जिंदगी काटकर थक चुका है, जिसके लिए उसने अपने लीडर पर ही हमला कर दिया। चीफ ने भी किसी तरह बेबल को लगभग एक्टिवेट कर दिया था। जब उसने बेलज़ेनो कहा कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो एमिलियो बेलज़ेनो को रोककर उसे लड़ने की कोशिश में जुटा रहा। बीच में उसने बेलज़ेनो में अपने पिता की छवि भी देखी, पर फिर भी उसकी सनक की वजह से वो बेलज़ेनो से लड़ने लगा। तभी शुन आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो बेलज़ेनो से जानना चाहता है कि अगर एमिलियो सच में उसका बेटा है तो उसे अभी सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। बेलज़ेनो अपने हथियार डालती देखता है कि एबेल्डा ने आकर एमिलियो पर हमला बोल दिया। एबेल्डा बेबल में कूदने से पहले अपना बदला लेना चाहता है। वो इतना लालची हो चुका है कि उसने अपना हथियार बेलज़ेनो के शरीर के आर पार कर डाला, लेकिन एमिलियो पर इतना टाइम बर्बाद न करते हुए एबेल्डा सीधे बेबल में कूद पड़ता है और वो एनर्जी उसके शरीर को खींचकर जैसे ही ले जाती है वैसे ही बेबल का गेट बंद हो जाता है। शुन ने देखा कि एमिलियो बेलज़ेनो के पास जाकर रो रहा है। तभी एनगर्ड्स और पास्कल भी वहाँ आते हैं और पास्कल बेलज़ेनो को मारने से पहले उससे कुछ जरूरी जानना चाहता है, पर शायद उसने देर कर दी। अपने पिता को इस हालत में देखकर एमिलियो खुद को संभाल नहीं पाता और जब बेलज़ेनो अपना दम तोड़ता तब सबकी आंखें नम पड़ जाती हैं। पास्कल ने एमिलियो को संभालने की कोशिश करी। शून ने अपनी असली दुनिया में स्वर्ग और नर्क जैसी जगहों के बारे में तो सुना था, जैसे वो नहीं जानता था कि उनकी धरती में एक ऐसी दुनिया भी है और वो भी इतनी रहस्यमयी। अपनी आंखों के सामने शुन ने एबेल्डा को असली दुनिया में जाते हुए देखा। पास्कल और जोसेफ को भी अभी लगता है कि वो दोनों बेबीलोन के सीक्रेट्स को रॉयल लेबोरेटरी में जान सकते हैं। जोसेफ ने कहा कि उसके पास फ्यूल की कमी है, क्योंकि वजन कम करने के लिए उसने काफी फ्यूल पीछे छोड़ दिया था। अब उन्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, इस बार तो उन्हें भी बाकी सबके साथ ही जाना होगा, क्योंकि बेबीलोन तो अब बेकार हो चुका है, तो इसका असर बाकी चीजों पर भी देखने को मिल सकता है। जब वो दोनों रैप पार्टिकल्स के कम होने के बारे में पता लगा रहे थे तब उन्होंने बेलज़ेनो की गद्दी छीनने से रिलेटेड कुछ पता चला था, क्योंकि हर चीज किसी न किसी कारण से ही होती है। लैंगॉर्ड्स ने कभी इतना ही सोचा था कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी। राजा की मौत के बाद तो उनका प्लान ही बर्बाद हो गया।
अब भी उनके सामने मुसीबतों के पहाड़ है, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा करनी होगी। इस वक्त लेगॉन्ट्स के पास पूरा राशन भी नहीं है। जाते हुए डेमेटर ने लुइस को भी साथ चलने को कहा। शून ने एमिली और अपने लिए कुछ एप्पल जमा किए जिनका रंग कुछ अलग है, पर भूख में तो कुछ भी पकवान लगता है। एमिलियो कहता है कि अब तो वो घर वापस नहीं लौट सकता और अगर ऐसा हुआ तो शून को वादा भी टूट जाएगा। एमिलियो इस वक्त काफी शर्मा हुआ है। हाल ही में हुई घटना ने उनको झंझो कर रख दिया था। उसने कहा कि अपना वादा पूरा किए बिना शुन वापस घर नहीं जा सकता। एमिलियो की जिद के कारण उन्हें मिला ही क्या। एमिलियो आखिरी वक्त तक बेल्ज़ोना को मारने का मौका ढूंढता रहा और जब उसके मकसद पूरा हुआ तो काफी चीजें उसने पीछे छोड़ दी। जब वो एक बच्चा था तब उसने महल के वर्कर्स के मुंह से बेल्ज़ोना के बारे में सुना था। तभी से उन्हें बेल्ज़ोना के लिए अपने मन में गलत छवि बनाई और हर पल उसे मारने के ताक में रहा। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद बेल्ज़ोना ने उसे जान से नहीं मारा। बेल्ज़ोना मर चुका है, लेकिन शायद एमिलियो का खुद से वादा अभी भी अधूरा है। बेल्ज़ोना ने एमिलियो के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली और उसे ये क्यों कहा कि मुझे तुम्हारी क्षमता पर गर्व है। एमिलियो जब भी अपने पिता को याद करने की कोशिश करता है तो उसे बेल्ज़ोना की छवि क्यों दिखाई पड़ती है। ऐसा एमिलियो के साथ ही हर बार हो चुका है। वो नहीं जानता कि सच क्या है। एमिलियो अपने पिता को ही मार डालना चाहता है। तब वो एक सवाल एमिलियो से पूछता है कि क्या सच में बेल्ज़ोना ही तुम्हारे पिता का असली खूनी है, और अगर हाँ तो इस बात का उसके पास क्या सबूत है। अपने गोल के लिए एमिलियो ने अपने दोस्तों के भी एक ना सुनी। एलिशिया गुफा में ही अपने दोस्तों की तलाश कर रही है। एमिलिया को याद है कि शुन ने भी पहले बेल्ज़ोना से बात करने की सलाह दी थी, पर उसे भी इग्नोर करने का फायदा क्या हुआ। एमिलियो इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है। वो हर बार की तरह इस बार भी शुन को गुस्सा दिला रहा है और इसी तरह कई बार हाथापाई पे भी उतर चुका है। शुन को लगता है कि एमिलियो उस दिन बिना बात के ही लड़ पड़ा था। वो आज तक किसी से इतना नहीं लड़ा और आखिर में क्या हुआ, एमिलियो ने शुन की जान बचाई। शुन को आज तक समझ नहीं आया कि उस दिन एबेल्डा को उसने कैसे हरा दिया था, जब उसने तो ऐसा करने की कोशिश तक नहीं की। वो धरती लोक से आकर इतना सक्षम कैसे लड़ सकता है। उस शुन बताता कि धरती पर भी काफी गंभीर लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इतना विराट स्वरूप उसने किसी का आज तक नहीं देखा। बेल्ज़ोना के बाबल को एक्टिवेट करने का राज उसके साथ ही चला गया। अब शुन को बाबल पर इतना भरोसा नहीं रहा। वो यहाँ रहकर भी कई एडवेंचर्स कर सकता है ताकि वापस लौटकर शुन पूरी किताब की दुनिया के बारे में लिख सके। तभी एलिशा उन दोनों को ढूंढ निकालती है। शुन हर चीज में एमिलियो से कंप्लीट करने की कोशिश करता है। एमिलियो को डर था कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। इसी के साथ दोनों नीचे आने में कामयाब होते हैं। बेबीलोन में बेशक शांति हो, लेकिन एंडोरा में इस वक्त लोग पागल हो रहे होंगे। बेल्ज़ोना की मौत नई मुसीबतें ला सकती है। गार्डियो ने भी एलिगॉन्ट्स के साथ मिलकर एक साथ काम करने का फैसला किया है। जब तक ग्राडियो और बाकी लॉर्ड्स यहाँ नहीं आते तब तक एलिगॉन्ट्स ने यही रुकने का फैसला किया है। एमिलियो को इस तरह देखकर शुन भी काफी दुखी है। बेबीलोन ने प्लानिंग के हिसाब से ही काम किया, लेकिन एबेल्डा धरती पर पहुंचने में कामयाब हुआ या नहीं, इसकी गारंटी देना मुश्किल है। जब तक पास्कल पक्का सबूत नहीं इकट्ठा कर लेगा, उसका शक उसे नहीं छोड़ेगा। जोसेफ अब इतनी सारी अड़चनें देखकर परेशान हो चुका है। एलिशिया पास्कल और उसके लिए कुछ खाने को लाई है। अगर धरती लोग जाने का रास्ता बंद हो चुका है तो ये अच्छी बात हो सकती है। पास्कल भी यही चाहता था, लेकिन उसे शुन की चिंता है। बेल्ज़ोना की मौत ने उनके काम को कई गुना बढ़ा दिया है। एलिशिया एमिलियो के लिए कुछ करना चाहती है। तभी शुन इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानने के लिए वहाँ आ जाता है। उसे पता लगा कि रिसोर्सेस और फ्यूल की कमी के कारण पास्कल को काफी परेशानी हो रही है। उसे दुख है कि शुन के भेजने में वो अभी तक नाकामयाब रहा, लेकिन शुन को अब जाने की जल्दी नहीं। उसे दोनों साइंटिस्ट पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वापस जाने का और कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। पास्कल कहता है कि एमिलियो को उसके दुख से निकलने के लिए किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है, जिसे सुनकर शुन को एक आइडिया आता है। डेमेट्रियो को कॉमरेड से मिलते देखकर एमिलियो से देखने आता है। बेल्ज़ोना की मौत के बाद उन्हें समझाना काफी जरूरी है। एमिलियो ने अपनी जिंदगी का मेन पर्पस खो दिया है और डेमेट्रियो का भी यही हाल है, लेकिन असली काम तो अभी बाकी है। सभी रिलीजन्स को फिर से अलाइन करना ज्यादा बड़ा चैलेंज है। जब तक बाइबल की इन्वेस्टिगेशंस खत्म नहीं हो जाती तब तक तो उन्हें यहीं रुकना होगा। जिसके बाद शुन एमिलियो से आकर कहता है कि वो बोर हो चुका है, क्यों ना रैप रैलिक के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। एमिलियो जहां उसे वापस भेजने को उत्सुक है, वहां शुन के बेचिंता से बाहर व्यवहार उसे परेशान कर रहा है। एमिलियो भी अपना रैलिक निकालता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इस बार शुन ने एमिलियो को इम्प्रेस कर दिया। उन्हें देखकर लुइस को लगता है कि काश उनके पास भी ऐसा दोस्त होता। एल्गोट्स को राशन के लिए पहले तो शहर जाना होगा। उनकी बात काटते हुए लुइस से कहते कि उसे एल्गोट्स को छोड़ना होगा, क्योंकि वो धोखेबाज है। जैसी वो जाने लगी, उसके पक्षी ने आकर बताया कि जूजियंस को मदद की जरूरत है। उनका आइलैंड हथियारलेस शिप से घिर चुका है। उन शिप्स के कैप्टन कहता है कि अब जूजियंस को इस दुखभरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा जब वो एंडर्स के लिए गुलामी करेंगे। पूरे शहर में महाराज के मरने की बात फैलने लगती है। सबको लगा कि अब बिना राजकुमार के तहस नहस होने वाला है। लूट और चोरी के मामले में सामने आने लगते हैं। राजा के बिना जूजियंस आइलैंड को कोई नहीं बचा सकता
अब एलिगेंट्स के रेवोल्यूशनरी आर्मी की तरह रहने खत्म हुआ, क्योंकि अब उन्हें इस फैले हुए रायते को संभालना होगा। डेमेट्रियो सबसे पहले तो लुइसो के मन की बात जानना चाहता है कि वो खुद को एलिगेंट्स मानती भी है या नहीं। उसने कहा कि मैं अब भी एलिगेंट्स के साथ खड़ी रहूंगी, अब तक वो एक एलिगेंट है, लुइसो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएगी। अगर एलिगेंट्स चाहे तो उसे एक सैनिक भी समझ सकते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेमेट्रियो ने लुइसो पर भरोसा नहीं किया हो। फेलिक्स तो डेमेट्रियो को पहले से जानता था। विशिचा को भी अभी लुइस पर शक है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी हरकत पर कड़ी नजर रख ली जाए। अब लुइसो को वही करना चाहिए जो उसका दिल कहता है। लड़ते वक्त एमिलियो को लगा कि आखिर वो शुन से इस तरह क्यों लड़ रहा है। उसने शुन को इस वक्त रुकने को कहा, लेकिन शुन ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि वो उसके साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। अगले ही वार में शुन ने एमिलियो को रेलिक तोड़ डाला, लेकिन एमिलियो ने उसे निहत्था होते हुए हरा दिया। एमिलियो समझ गया कि शुन ने ये सब नाटक उसको मन में बहलाने के लिए किया था। शुन चाहता है कि एमिलियो इस वक्त अपने पास्ट को बुलाकर आगे बढ़े। अब उसका बेल्जेनो को मारने का सपना पूरा हो चुका है, तो अब रिग्रेट कैसा। शुन ने एमिलियो के मनहूस राजकुमार कहा, उसकी ज्यादा सोचने की आदत एक दिन उसे ले डूबेगी। एमिलियो चाहे तो लड़ सकता है, खेल सकता है, लेकिन उसे इस तरह उदास नहीं रहना चाहिए। एमिलियो ने कबूल किया कि वो पास्ट में इतना क्यों खो चुका है, उससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। उसे सबके साथ मिलकर वही करना चाहिए जो बाकी लोग करते हैं। एलिगेंट्स गारिडो से मिलने का प्लान बनाने में बिजी है, तभी एमिलियो शुन के साथ उसके पास आता है और कहता है कि वो एलिगेंट्स का हिस्सा बनना चाहता है। बेबीलोन आते वक्त उसने कई चीजें को सामना किया, लोगों की हालत को उसने करीब से देखा है, इसलिए एमिलियो राजकुमार बनकर ना सही लेकिन एक एलिगेंट बनकर उनकी मदद करना चाहता है। उसे दोस्तों की जरूरत है जो ठीक उसकी तरह सोच सकते हो। वैसे तो अभी तक उसने एलिगेंट्स की मदद की है, वो चाहे तो खुद को उनमें से मान सकता है। उनको लगा कि वो ही बहती गंगा में हाथ धो लेगा, लेकिन मिसिच्चा कहते कि उन्हें किसी नमूने की जरूरत नहीं। शुन उसकी बात सुनकर चिढ़ जाता है और बहस करने लगता है। जब तक घर नहीं लौट जाता तब तक शुन यही रहकर सबकी मदद करने वाला है। तभी पास्कल आकर कहता है कि उनकी खोज भी लगभग पूरी हो चुकी है। ये तो पक्का है कि दूसरी तरफ जरूर कोई ऐसा लॉक है जो यहाँ से बैबल को जरिए जाने वालों को रोक लेता है। इसका मतलब धरती लोक पर इंसान बैबल और एंडोरा के बारे में जानते हैं। अब अगला प्लान ये हो सकता है कि बैबल की और टाइमिंग लगाकर जांच की जाए, रॉयल लैब लौटकर रिसर्च पेपर्स को जाना जाए। डेमेट्रियो ने कहा कि अब वैसे भी हमें कैपिटल की ओर लौटना ही पड़ेगा, तो इंतजार किस बात का है। बाकी सबको छोड़कर एमिलियो कुछ परेशान दिखता है। फिर हम कुछ लुटेरों को जंगल में पैसे गिनते हुए देखते हैं जो कैपिटल का खजाना लूटकर काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई शायद बहुत खुश नहीं है। पूरे गांव वालों को परेशान करके उसका राशन लूटा जा रहा है। बेल्जेना की मौत का फायदा उठाकर ऑफिशियल्स अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते कि उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। जब वो लोग लूटकर जाने लगे तभी एलिगेंट्स ने पहुंचकर उन्हें चौंका दिया। जब सैनिकों ने एलिगेंट्स पर हमला बोला तो उन्होंने सैनिकों की खराब हालत कर डाली। उनमें से एक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसे एमिलियो और शुन मिलकर धूल चटा देते हैं। आखिरकार एलिगेंट्स ने कमजोर लोगों की मदद की, जहां उनके ठहरने का इंतजाम भी हो गया। गांव का एक बुजुर्ग उनका काफी शुक्रिया करता है। वहां भी शुन बहस करने लगा कि वो एलिगेंट्स का खास हिस्सा है, लेकिन एमिलियो ने खुद को उसका सीनियर बताया। डेमेट्रियो बताता कि कैपिटल जाकर उसकी हालत को सुधारने निकले हैं। बेल्जेना के बाद कैपिटल को क्या बल्कि पूरे एंडोरा का तितर बितर हो गई है। शुन को लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए इस जगह को सुरक्षित कर दिया है, लेकिन उनके जाने के बाद बदमाश लोग लौट सकते हैं। एलिगेंट्स हर जगह शांति स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि एंडोरा काफी बड़ा हिस्सा है। जोर लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। बातों बातों में एमिलियो फिर से बेल्जेना का जिक्र छेड़ देता है। इस वक्त लोगों के पास उम्मीद के नाम पर कुछ नहीं है, उन्हें एक नेता की जरूरत है। वहाँ बैठे बुजुर्ग ने कहा कि क्यों न एमिलियो ही अपने पिता की जगह ले ले, उसकी जैसा राजा पूरे राज्य को अच्छे से संभाल सकता है। एमिलियो राजा बनने के लिए पूरी तरह सक्षम है। राजा के जाने से लॉर्ड्स ने अपनी जमीन के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक ऑफिशियल अपने कैप्टन को बुलाकर उसे हथियार इकट्ठा करने को कहता है। उसे एलिगेंट्स के आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाना चाहता है कि बॉस कौन है। लेकिन उसकी आंखों के सामने कैप्टन के मुंह से खून बहने लगा, जिसे देखकर ही उसकी हालत खराब हो गई। उसने सुना कि कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, जो उसका हाथ थामकर मदद करना चाहता है। एलिगेंट्स को जल्दी गार्डियों की मदद के लिए निकलना होगा, लेकिन वो गांव वालों को इस तरह छोड़कर भी नहीं जा सकता। एमिलियो कैपिटल जाकर लोगों से बात करना चाहता है। बेबीलोन से निकलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि काफी कुछ है जिसके बारे में एमिलियो भी नहीं जानता। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना चाहता है। शुन को लगता है कि एक राजकुमार के लिए तो ये करना बहुत ही आए हाथ का खेल है। सब उसके साथ देखते ही उसके सामने झुक जाएंगे। डेमेट्रियो को एमिलियो को राजा के रूप में देखकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कमी लोगों को अपने साथ ले चलना चाहता है। इसलिए एल्यूजिया और डेमेट्रियो ने उनके साथ जाने का फैसला किया। आगे उनकी नजर अब महल पर पड़ी तो शुन की आंखें चकित रह गई। वहाँ जाकर उन्हें किसी के होने का सबूत तो नहीं मिला, लेकिन एलिजियो को किसी अनजान के होने की आहट हो रही है। उन्हें चौकन्ना रहना होगा। महल के अंदर सारी वही चीजें हैं जिन्हें गांव वालों से छीनकर लाया गया है।
तभी एलिजा ने एक आवाज सुनी, शायद कोई अंदर है और वही चीफ है जिन्हें उनकी टोले ने कल मजा चखाया था। एमिलियो को देखकर वो डर जाता है। उसे लगा कि वो सब उन्हें नहीं छोड़ने वाले, लेकिन एमिलियो एक शांत राज्य की स्थापना करना चाहता है। वो नहीं जानता कि गाँव वाले एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। हर कोई बेल्जोना की संपत्ति पर राज करना चाहता है। शुन को आगे आते देख चिड काफी डरा हुआ लिखता है, लेकिन उनका मकसद उसे मारना तो नहीं था। डेमेट्रियो को कुछ शक होने लगा और तभी किसी ने खंबट छींट की छाती पे डाल दिया, जो है एबेल्डा। उसे तो बेबीलोन में ही मर जाना चाहिए था। एबेल्डा ने नहीं सोचा था कि वो एल्गोंड से फिर से मिलेगा। वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। एबेल्डा कहता है कि वो इस बार बदला जरूर लेगा। डेमेट्रियो ने ऑर्डर दिया कि उसे यहीं पर खत्म करना होगा, जिसके बाद जब भी एबेल्डा पर हमला किया गया तो उसके शरीर से डीमंस बाहर आने लगे। सबको लगा था कि एबेल्डा बेबल में मर चुका है, लेकिन वो एक मॉन्स्टर में बदल गया जो एल्गोंड्स पर भारी पड़ रहा है। एमिलियो को लगा कि आज उसके काम यही तमाम होने वाला है। शुन ने उसे हौसला देते हुए मुसीबत से लड़ने को कहा। वो दोनों जब मिलकर जीतने लगे तभी एबेल्डा ने डेमेट्रियो की गर्दन को जकड़ लिया। वो उसे लेकर बाहर आ जाता है और मरने ही वाला होता है। तभी उसका लीडर गेर्डो ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। एबेल्डा ने अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए गेर्डो उसे मजा चखाने चाहता है। उनमें हुई झड़प के बीच एबेल्डा कहता है कि तुम्हारा बॉस बेल्जोना मर चुका है, तो अब लड़ाई किस बात की। वैसे तो गेर्डो इतना कड़ा फैसला कभी नहीं लेता, लेकिन एबेल्डा ने अपने दोस्तों को मारकर उसके गुस्से को भड़का दिया। दोनों काफी गुस्से में जब एक दूसरे से टकराए तो एबेल्डा घायल हो गया, इसलिए वो दीवार फांदकर वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद गेर्डो एल्गोंड से कहता है कि वो उनकी मदद के लिए वहां नहीं आया है। उसका ये बदला रूप देखकर डेमेट्रियो से अपने साथ मिलाना चाहता है। गेर्डो ने वैसे तो कई ऑलगन्स को मौत के घाट उतारा है, लेकिन आज वो एक ही शर्त पर हाथ मिलाता है, एबेल्डा को अपने हाथों से मारेगा। शुन ने गेर्डो को भरोसा दिलाया कि वो इस लोगों को उसके अवतार जैसे शरीर के पीछे छुपे मुलायम दिल के बारे में बता देगा। शुन गेर्डो का सीनियर बनने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं सुधरने वाला। एंडोरा के चर्च के बाहर प्रीस्ट आकर सबको कहता है कि एंडोरा के राज अब खत्म हो चुका है। अब एंडोरा का अंत काफी नजदीक है। बेल्जोना ने अपने प्रजा को अकेला छोड़ के उन्हें अनाथ बना दिया है। बहुत जल्दी एडमेस भी अपनी चमक खो देगा और एंडोरा दुख के अंधेरे में डूब जाएगी। एबेल्डा की हरकत की खबर डेमेट्रियो गार्डियो को देता है। उन्हें जल्दी एबेल्डा का सामना फिर करना होगा। उन्हें उम्मीद है कि उनके पहुंचे मैसेज पहुंचने तक जूजियंस अपनी आइसलैंड की रक्षा कर पाएंगे। पास्कल ने आकर बताया कि अब तो बेबल ही काम नहीं कर रहा है। बेबल का नक्शा खोलते हुए वो कहते हैं कि बेबल पुराना डिवाइस है जो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। ऐसा लगता है कि धरती का एग्जिट बिल्कुल बंद कर दिया गया है और अब ट्रांसपोर्ट करना लगभग नामुमकिन है। जब तक वो लॉक नहीं खोला जाता बेबल का काम करना मुश्किल है। शुन खुश है कि अच्छा हुआ वो अंदर नहीं गया। पास्कल बताता है कि रैप पार्टिकल्स की गिनती भी तेजी से घट रही है और कहीं ना कहीं इसका रिश्ता बेबल से है। शायद इस लॉक ने रैप पार्टिकल्स को भी लॉक कर दिया है। एलिजा ने देखा वो सच हो सकता है। जैसे ही रैप पार्टिकल्स खत्म होते एंडोरा का विनाश हो जाएगा। गार्डियो को पता लगा कि आम लोगों के बीच भी रैप पार्टिकल्स के गायब होने की खबर तेजी से फैल रही है। ये छोटी सी खबर एंडोरा की शांति को भंग करने के लिए काफी है। जोसेफ को लगता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे एंडोरा को बचाया जा सके और साथ ही लोगों को भी शांत किया जा सके। पास्कल का वादा है कि वो शुन को घर जरूर भेजेगा, लेकिन फिलहाल चिंता करने का विषय कुछ और है। गार्डियो को लगा कि ये सब तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, पर तभी एलिजा गेर्डो को बताते कि डेमेट्रियो ने फिलहाल उसे दूर रहने को कहा है। जब लुइसा ने उसे अच्छा इंसान कहा तो मिशिचा तो उन दोनों को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन फेलिक्स ने उसे किसी तरह रोक लिया। वहीं गेर्डो भी लड़ने को तैयार हो जाता है और वो सब वहीं शिप पर लड़ने लगते हैं, पर तभी गार्डियो ने आकर उन्हें रोका और उसने एल्गोंड से लुइस और गेर्डो की ओर माफी मांगी। गार्डियो कहता है कि वो खुद एल्गोंड्स को ज्वाइन करना चाहता है, जिसके लिए वो आइलैंड को भी छोड़ने को तैयार है। गार्डियो चाहता है कि बाकी के जूजियंस भी उसका साथ दें। जब एक जूजियन किसी की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है तो वो उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाता है। इसी के साथ गार्डियो हाथ मिलाकर खुद को एल्गोंड्स के हवाले कर देता है। जूजियंस के आइसलैंड पर हो रहे अत्याचार को देखकर गार्डियो ने डेमेट्रियो वहां पहुंचकर दुश्मन को मजा चखाते हैं और वो कुछ ही लोग मिलकर ढेर सारे सैनिकों को उनके शिप समेत मसल डालते हैं और इस तरह जूजियन आइसलैंड एक बार फिर से सुरक्षित हो जाता है। जब गार्डियो डेमेट्रियो की तारीफ कर रहा होता तो शुन एमिलियो से कहता कि 2 दिन पुराना साथी हमारा पत्ता काटने की कोशिश कर रहा है। तभी गार्डियो को बेटा दौड़ता हुआ आता है और उसके गले लग जाता है। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि वो दोनों बाप बेटे हैं। जब गार्डियो ने उसे सबसे समझते करने को कहा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच शुन और एमिलियो की बहस से वो डर गया। गार्डियो को उसे गोद में लेकर ही समझाना पड़ा। एमिलियो डेमेट्रियो को अकेले में लेटे रहने को कहता है। उसे गार्डियो की राजनीति पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हर आदमी जूजियंस को जानवरों की तरह देखता है। अगर उन्हें नॉर्थ का राज्य सौंप दिया गया तो कोई उनकी बात नहीं मानेगा और इसके लिए लोगों को दोष देना और समझाना नामुमकिन होगा। अच्छा होगा कि उनके साथ कुछ और लोगों को भेजा जाए। डेमेट्रियो इसके बारे में सोचेगा। उसके दिमाग में एक ऐसा इंसान। जब लड़कियां थोड़ी शांति में एक दूसरे से बातें कर रही होती है तो एलिशा को लगता है कि वो रैप पार्टिकल्स के खत्म होने के बाद हर सुंदर चीज को खो देंगे।
लुइस कहते कि एलिशिया एंडोरा के लिए एक चीज कर सकती है, जो है एमिलियो से शादी करके एंडोरा को उसका उत्तराधिकारी देना। जब सब एक ही बात करके उस पर जोर डालते हैं तो वो शर्माने लगते हैं। वो कहते हैं कि एमिलियो तो सिर्फ उसके बचपन का दोस्त है, उसे ये भी डर है कि एमिलियो कहीं उसके पिता की तरह रैप रैलिक में कैद ना हो जाए। एलिशिया ने कहा कि उसे अपने दिल की बात एमिलियो को बता देनी चाहिए, पर फिलहाल वो अपने राज्य के भले में लगा है, इसलिए उसे भी एमिलियो का साथ देना होगा ताकि साथ टाइम बिताकर अपने दिल की बात उसे बता सके। इसी बीच एलिशिया कहता है कि वो भी डेमेट्रो के बारे में कुछ ऐसा ही सोचता है। आखिर वो एक जैसी सोच रखने वाले पुराने दोस्त जो हैं। गाड़ियों के बच्चे को रोते देख शुन और एमिलियो से अपने साथ फिशिंग करने में ले आते हैं। वो कहता है कि उसके रोने के बारे में वो दोनों गाड़ियों को ना बताएं। अगर उसने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया तो वो उसके भरोसे पर आइसलैंड छोड़कर नहीं जा पाएगा। एमिलियो ने कहा कि तुम्हारे पिता एक स्ट्रॉन्ग जूजियन है, उसे अपने पिता से बात करके सब कुछ बता देना चाहिए। जब वो देर से घर लौटे तो ग्राडियो के बेटे ने उसे लिपटकर कहा कि तुम अपने मिशन पर जा सकते हो, और वो भी यहाँ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर। क्रम के मुंह से ये बात सुनकर ग्राडियो काफी खुश हुआ। रात के वक्त पास्कल और जोसेफ को एक्सपेरिमेंट करते हुए जागता देखकर एमिलियो उनके पास पहुंचता है और पास्कल से अपने पिता के बारे में पूछता है। वो उस सवाल को जानना चाहता है जो पास्कल बेल्जोना से बेबल के बारे में पूछना चाहता था। पास्कल ने कहा कि बेल्जोना धरती पर जरूर किसी न किसी से मिलना चाहता है। कई साल पहले एमिलियो के पिता एल्जाम ने गाड़ी संभाल ली थी और उनके छोटा भाई बेल्जोना पूरे महाद्वीप को अपना एक करना चाहता था, और तभी उसने बेबल को पहली बार देखा। पर यह कहना मुश्किल है कि आखिर वो क्या चाहता था। जोसेफ के पूछने पर एमिलियो ने कहा कि उसे तो अपने पिता का चेहरा तक याद नहीं, लेकिन वो कई चीजें उनके जाने से पहले जानना चाहता था। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ पता लगाए। नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए क्रम ने ग्रेडियो से कहा कि वो भी बड़ा होकर एक एलिगेंट बनना चाहता है ताकि वो अपने पिता के साथ हर जगह जा सके। जब शुन ने क्रम को अपने नाम बताया तो एमिलियो खुद को बेल्जोना का बेटा कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। और अब एमिलियो ने सारी नफरत को बुलाकर देश की सेवा करने का जिम्मा उठाया। कैपिटल में पहुंचने के बाद डेमेट्रो सबको अपना काम याद दिलाता है। उन्होंने गांव के लोगों को तो समझा दिया, लेकिन अब भी काफी काम बाकी है। कुछ देर चलने के बाद महल उनके ठीक सामने होता है। कैसल में इतना सन्नाटा होता है कि जैसे अब सब मातम मना रहे हों। लेकिन जब एमिलियो के आने की खबर मिली तो सबके अंदर मारा नया जोश सा भर गया। वो सब जब आगे बढ़े तो एलिजियो को महल में कुछ लोगों के आने की अनुभूति होती है। तभी मेड्स निकल कर आते जो एमिलियो की खुशी से स्वागत करती हैं। सेनापति एरॉन की उसे देखकर जान में जान आ जाती है, लेकिन वो बाकी सबके बारे में पूछता है। वहाँ एमिलियो को पता चला कि बेबल से सिर्फ आधे सैनिक ही लौट कर आए थे। हो सकता है कि बाकियों ने राजा को ना होने का फायदा उठाया हो। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो राजकुमार के आने की उम्मीद में थे। लेकिन तभी एमिलियो सुनता है कि एरॉन एल्गोंड्स के कैसल के बाहर निकलने को कह रहा है। एमिलियो आगे आया और उसने एरॉन को रोका। आखिर उसे मेहमानों से साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं था। वो सबको भरोसा दिलाता है कि ये सब भी हम हमारे दोस्त हैं और अतिथि देव समान होते हैं। एमिलियो जानता है कि एरॉन उसकी इस हिफाजत के लिए इतना चौकन्ना है, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं। पर एरॉन अब भी कहता है कि उसे किसी अनजान के हाल में भटकना पसंद नहीं। शोन ने कहा, आखिर अब तो मुझे तुम्हें प्रिंस मानना ही पड़ेगा। लैब में पास्कल ने देखा कि उनके पीछे से रिसर्च करने में लगा है, तो अब उन्हें आगे की रिसर्च करनी होगी। तभी रॉडनी आकर उन्हें सरप्राइज देता है। उसने कहा कि मैं यहाँ रिसर्च के लिए नहीं आया, बल्कि मेरा काम तो ब्रेड बेचने का काम है। रॉडनी पास्कल का सीनियर है जो अब रिटायर हो चुका है। रॉडनी की काबिलियत और उसकी रिसर्च को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसी ऐसी हस्ती से मिलना जो जोसेफ के लिए एक सपना था। अब उसे भरोसा है कि वो मिलकर सारे मामले को सुलझा देंगे। शाम के वक्त एमिलियो कैसल में घूमते हुए अपने पास्ट को याद करता है। उसकी नजर अपने खंजर पर पड़ी जिसे उसने अपने साथ रख लिया। एमिलियो जब अपने सिंहासन की ओर बढ़ रहा था तो डेमेट्रियो आकर कहता है कि उसने एमिलियो को इतना खोया हुआ पहली बार देखा है। एमिलियो कहता है कि वो सोचता था कि ये गद्दी बेल्जोना के बगैर कितनी छोटी है। एक राजगद्दी उसके शासक के बिना मैजिक कुर्सी के समान होती है। अब जो कैपिटल की हालत है, किसी को तो इस पर बैठकर राज्य को संभालना पड़ेगा। एंडरो को एक नए राजा की जरूरत है जो बेल्जोना और एल्जम से बेहतर हो। वैसे तो एमिलियो के पुराने शासकों के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर वो पास्ट को जानना चाहता है। यही एक अच्छे शासक के बनने का पहला कदम है। वही एलिशिया सुन को खाने के काम पर लगा देती है, क्योंकि अब उनके पास बावर्चियों की कमी है और एलिगेंट्स में भी उसे सबसे जूनियर शुन ही है, इसलिए उसे ये काम करने होंगे। एक मेड अपना शक मिटाने के लिए एलिशिया से नए मेहमानों के बारे में पूछती है जो उसे जर्नी के दौरान मिले। एलिशिया से जूजियंस और एलिगेंट्स की पूरी गाथा सुनाती है। कैसल की हालत देखने के लिए लुइस से छत पर आ जाती है। तभी ग्राडियो भी हवा खाने उसे ज्वाइन करता है। यहाँ उनका कुछ खास स्वागत नहीं किया जा रहा है। ग्राडियो जानता था कि इंसान और जूजियंस मिलकर ही रह नहीं सकते। वो तो वैसे राज्य का भला चाहता है।
अचानक उन्हें जंगल में अनजान अनुभूति होती है जहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स नजर आने लगते हैं। साउथ की ओर भी रैप पार्टिकल्स लगातार गिर रहे हैं। रॉडनी को पता लग चुका है कि कुछ अनजान मॉन्स्टर्स को उसने महल के आसपास देखा है। जब एरॉन को इसके पता लगा उसने सबको तैयार रहने को कहा, चाहे कुछ भी हो उन्हें कैसल की हिफाजत मरते हुए दम तक करनी होगी। डेमेट्रियो को उसका अंदाज पसंद आया। जूजियंस भी इस लड़ाई में शामिल होने चाहते हैं, लेकिन एमिलियो मेहमानों को इससे दूर रखना चाहता है, बल्कि वो खुद लड़ाई में उतरना चाहता है। उसने पहले भी अपने बहादुरी को कई सारे साबित किया है। शुन फिर से उसकी खिंचाई करना शुरू कर देता है। जूजियंस और एलिगोंस को उनके साथ लड़ाई में उतरना ही पड़ता है, पर शुन और एमिलियो को तो एक दूसरे का नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं है। मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा है और मिसिच्चा और बाकी सब उनका डटकर सामना करते हैं। तभी एबेल्टा बदले की आग लेकर उनकी ओर बढ़ता है और हमला कर देता है। वो अपने जख्मों को बदला लेना चाहता है और ये सभी मॉन्स्टर उसी के शरीर का मैल है। एबेल्टा शुन पर लगातार हमला कर उसे निहत्था कर देता है। वहीं गिल्डो अपने पुराने साथी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब एलिगोंस को भी ये मामला हाथ से छूटता दिखाई पड़ रहा है। फिर सभी सैनिक आकर इस मामले को संभालते हैं। वो सब साथ मिलकर उनको खात्मा करने लगते हैं। ये लड़ाई और प्रचंड हो जाती है। जूजियंस और इंसानों को एक पक्ष के लिए लड़ते देखकर गार्डियो भी काफी अचंभित और खुश हो जाता है। और अगर एबेल्टा को नहीं रोका गया तो वो शुन और एमिलियो को नहीं छोड़ने वाला। एमिलियो ने किसी तरह उस पर हमला करके उसे काना कर दिया, जिसके ठीक बाद ही वो वहाँ से भाग निकलता है। सभी सैनिक शोर मचाने लगे जैसे ही उनकी जीत हो, लेकिन इस बार वो एलिगोंस और जूजियंस को शुक्रगुजार हैं और एरॉन की तारीफ करने पर एलिक्स कहता है कि वो तो बस अपना वादा निभा रहे हैं। प्रिंस एमिलियो ने तो आज कमाल ही कर दिया, वो करके कैपिटल के हीरो बन चुका है। एलिगोंस को उसके अंदर एक महान शासक की छवि दिखने लगी है। अगले दिन एबेल्टा के पीछे जाने का प्लान बनाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि जाएगा कौन। आखिर में गिल्डो और लुई से जाने का फैसला करते हैं, पर उसके साथ डेमेट्रियो, मिसिच्चा और फेलिक्स को भी भेजा जाता है। एमिलियो को लगा कि साथ ही उसके कुछ सैनिकों की मदद भी भेजनी चाहिए। वैसे तो वो खुद जाना चाहता था, मगर इस वक्त कैपिटल को उसकी ज्यादा जरूरत है। जोसेफ और पास्कल को अभी तक रैप पार्टिकल्स के बारे में कोई मजबूत सबूत नहीं मिला, लेकिन इस बार रॉडनी उनका पूरा साथ दे रहा है। उम्मीद है जल्दी उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब फेलिक्स और उसके साथियों की नजर बंजर खेते की ओर गई तो उन्हें लगा कि असली दुश्मन तो कोई और है, और ये सब कल ही रात में एक बार हुआ है। सिर्फ खेत ही नहीं बल्कि जंगल भी नष्ट हो रहे हैं। इस मुसीबत के लिए ताकत की नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। सबकी उम्मीदें अब पास्कल पर टिकी थी। इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एंडोरा से जनजाति का विनाश हो जाएगा। एमिलियो शुन को एक जगह लेकर जाता है जहाँ वह पहली बार दिखा था, क्योंकि हो सकता है कि उसके जाने के बाद भी रास्ता वहीं पर हो। शुन को तो ये एक मजाक लगता है, लेकिन एमिलियो के कहने पर वो आगे बढ़ता है। एमिलियो चाहता है कि कम से कम शुन वापस जाकर अपनी जान तो बचा ले। अभी शुन ने एक अंधेरी खाई देखी। शुन को लगा कि वो यहाँ से नीचे कूदकर अपनी दुनिया वापस जा सकता है, लेकिन एमिलियो उस पर ये कहते हुए चिल्लाता है कि मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। लेकिन शुन को बचाने के चक्कर में दोनों उसी अंधेरी खाई में गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरह एमिलियो अपने रेलिक से वहाँ लटक जाता है। वो दोनों एक सपोर्ट पर उतरते हैं जहाँ कुछ स्टेयर्स ऊपर जाती हैं। क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। शुन को लगने लगा कि क्या पता ये सीढ़ियां उसे घर तक ले जाएं। वहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई था जिसे कैद करके रखा गया था। एमिलियो आगे बढ़कर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो बताते कि वेल्जोना के बाद यहाँ का उत्तराधिकारी है, लेकिन उस कैदी के लिए असली राजा तो एल्जम था। उसने बताया कि वो ट्रिकलेंट्स का लीडर हुआ करता था और राजा की सेवा उसका धर्म था। राजा की गलती से वो यहाँ फंस गया और अपनी वफादारी के कारण भी कहीं बाहर नहीं जा पाया। उसके लिए एल्जम एक महान शासक था। ट्रिकलेंट्स उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। वो जो कहता है उसकी बातों को सलाखों पर रखा जाता है, लेकिन फिर भी राजा ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया, सिर्फ एक इंसान के कारण जिसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता। एक एक करके उसने अपनी शिकंजे में सबको लेना शुरू कर दिया। एक दिन वो धरती लोक से आया आदमी उन्हें यहीं पर पड़ा हुआ मिलता है। वेल्जोना तो उसे वहीं पे मार डालना चाहता था, लेकिन एल्जम के कारण उसे जीवन दान मिल गया। अच्छा होता अगर उसे वहीं मार दिया होता। वो धरतीवासी एल्जम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता रहता, ये कहकर कि वो एंडोरा और धरती को जोड़ने का रास्ता बनाने वाला है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। एल्जम को उस पर भरोसा इसलिए था क्योंकि एल्जम हमेशा एंडोरा की भलाई चाहता था, और वो साइंटिस्ट उसे कहता था कि वो एंडोरा को धरती की टेक्नोलॉजी से लेस कर देगा। ऐसे वाहन जो हवा में उड़कर जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, और ऐसे हथियार जिनका विस्फोट गाँव को गाँव तबाह कर सकता है। उसी ने रैप पार्टिकल्स को एंडोरा से जोड़ने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि एंडोरा में उस वक्त भारी मात्रा में हरियाली थी। वेल्जोना हमेशा से उसके खिलाफ था, क्योंकि उसे नेचर को कंट्रोल करने वाली बात ठीक नहीं लगी। उस एक साइंटिस्ट के कारण एल्जम ने बाकी साइंटिस्ट को महल से निकाल दिया। वेल्जोना ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। रैप पार्टिकल्स और धरती लोक की टेक्नोलॉजी को वो एक करने पर तुला हुआ था।
एक दिन वो एल्जम के लिए कुछ लेकर आया जो कि रिवॉल्वर गन था। एल्जम उसे देखकर काफी एक्साइटेड हुआ। वो दोनों अब उसका इस्तेमाल करने जब गार्डन में पहुंचे तो और तब उसने बेबल को दोबारा बनवाने की बात सामने रखी ताकि ऐसे कई सारे वेपन्स को एंडोरा लाया जा सके, पर बदले में उसने रैप पार्टिकल्स की मांग की। वो हमेशा एल्जम को झूठा फ्यूचर दिखाकर भड़काता रहता था, जिसके बाद एल्जम किसी एक की नहीं सुनता। उसने सोचा कि ऐसा करने से एंडोरा का भला होगा। अब एक पूरा एंडोरा एक धरतीवासी के इशारों पर था और ऐसा कोई भी ट्रगलेंट नहीं होने देता। जब फ्रामा ने उसे रोकने की कोशिश की तो राजा की वफादारी का फायदा उठाकर उसे साइंटिस्ट ने जानबूझकर अपना हाथ काटकर फ्रेम को फंसा दिया और एल्जम ने बिना कुछ सुने उसे कैद खाने में दबा दिया, जिसके बाद से वो आज तक यहीं पर है और जल्दी मरने वाला है। उसके बाद क्या हुआ वो कुछ भी नहीं जानता। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या था। जब फ्रामा ने सुना कि शुन भी धरती लोक से है तो उसे मारने को तावला हो गया। उसने शुन को वहीं खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन शुन और एमिलियो तभी असली दुनिया में पहुंच गए। शुन जितना खुश था उतना ही एमिलियो हैरान हो जाता है। वो अपने घर पहुंचकर काफी खुश होता है। जब उसकी मॉम ने दरवाजा खोला तो वो उसे देखकर जोर से रोने लगी। शुन ने उन्हें एमिलियो से मिलवाया और कहा कि उसी ने मेरी काफी मदद की है। जब शुन एंडोरा का नाम लेता है तो माकियो कुछ समझ नहीं पाती और फिर एक बार वो दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। शुन ने बैठकर माकियो को सब कुछ समझाया। उन्होंने कहा कि आर्कोलॉजिस्ट को हमेशा से एक पाताल लोक के बारे में सुना ही होता है, लेकिन आज तक ऐसी कुछ ही जगहों को खोजा गया है जो हिमालयाज और चाइना में ज्यादा मिलती हैं। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इस बात पे भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि शुन के पिता को भी शुन को तो लगा था कि उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स काफी परेशान हो रहे होंगे। माकी ने कहा कि उसके डैड तो पाताल लोक में उसे कब से खोज रहे हैं, इसलिए वो घर भी बहुत कम आते हैं। शुन एमिलियो के साथ जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता है। रात के वक्त माकी को उन्हें एक लाजवाब मील तैयार करी, जिसे देखकर ही एमिलियो को होश उड़ गए, क्योंकि उसके महल में भी उसने इतनी शाही डिश आज तक नहीं खाई थी। उसे खाने से ज्यादा बर्तन की सुंदरता पसंद आई। अब उसने ज्यादा बात न करके खाना शुरू करना चाहिए। जैसे वो एक बाइट लेता है वो अपने मुंह पकड़ लेता है, क्योंकि ये काफी स्पाइसी था। एक बच्चा भी चटनी को खुश होकर चाटता है। एमिलियो को शुन ने एक बच्चा कहकर पुकारा। माकी को एंडोरा के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। तब शुन ने उन्हें शुरुआत से सारी बातें और सभी साथियों के बारे में बताया। जब उसने रैप रेलिक के बारे में बताया तो उसकी मॉम चौंक गई। उन्हें लगा कि एंडोरा काफी खतरनाक जगह होगी। शुन कहता है कि उसने एमिलियो को लड़ाई में साथ देने का वादा किया है, लेकिन इस वक्त वो अपना वादा वापस लेता है, क्योंकि वो इस वक्त धरती के ऊपर है। एमिलियो जल्द एंडोरा लौटकर वहाँ की हिफाजत करना चाहता है। अब मामले उलट चुका है। अगर एमिलियो के सरफेस के बारे में जानना चाहता है तो शुन उसे अपने साथ ले जा सकता है। एमिलियो की एरोगेंस देखकर माकी को कहते कि आखिर एक राजकुमार में इतना क्रोध तो अच्छा लगता है। शुन ने उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाई, जिसमें एमिलियो को कुछ अजीब लगा। तभी माकी को उसे शुन की बचपन की फोटो दिखाती है, जो शुन के लिए एम्बैरेसिंग है। एमिलियो को एंडोरा के बारे में सोचते हुए नींद आ जाती है और अब तो उसके दिमाग में वो इंसान घूम रहा है जिसने धरती लोक से आकर एंडोरा का हाल बेहाल कर डाला। शुन ने कहा कि उसके डैड शायद वापस जाने में मदद कर पाएंगे। एमिलियो शुन को खुशकिस्मत समझता है कि क्योंकि उसके पास हंसता खेलता परिवार है। अगले दिन शुन एमिलियो के अपने कपड़े पहनने के लिए कहता है, लेकिन उसे किसी भी वक्त एंडोरा जाना पड़ सकता है, इसलिए वो इसी तरह रोड पर निकल पड़ता है। रास्ते में शुन को उसके दोस्त भी मिले, जो पूछते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। शुन कोई भी बहाना मार देता है, लेकिन एमिलियो के हुलिये के बारे में वो क्या करे। उसके दोस्तों ने भी एमिलियो का मजाक उड़ाया। वो दोनों रास्ते में भी बहस करते हुए चलते हैं। शुन ने एमिलियो को शॉपकीपर से मिलाया और फिर उसे कपड़े दिलाने की कोशिश की। वो रेस्टोरेंट में भी फैंसी मील्स खाते हुए एमिलियो इतना टेंशन फ्री लाइफ में कभी नहीं रहा। वो खुश है कि उसे एक बार यहाँ आने का मौका मिला। जब वो लैब पहुंचे तो शुन ने उसे अपने पिता के कैबिन की ओर लेकर पहुंचा। जब शुन ने एमिलियो से एंडोरा के बारे में बताया तो कोशोगुरु कहता है कि वो जानता था कि शुन वही होगा। जब उन्हें पूरी कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने स्पेटल ट्रांजिशन के बारे में बताया, जिस क्रिस्टल से शुन एंडोरा गया था तो उसे माकी क्यों नहीं बताया था। एमिलियो को थोड़ा नाराज देखकर कोशोगुरु कहता है कि तुम्हारी चिंता जायज है, क्योंकि एंडोरा जाने में तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ सकता है। उसके पेरेंट्स को उसकी काफी चिंता होगी। तो शुन बताता है कि एमिलियो के पिता को बेल्जोनो ने मार दिया था और अब एंडोरा को बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तब तक शुन को एमिलियो को ध्यान रखना होगा। जब से शुन कोशांगुनु से मिला है उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। शाम के वक्त असांगा लैब को मुड़कर जैसे ही देखता है तो उसकी यादें उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर डालती हैं। तभी उसने शुन के हाथ में बंधा वो क्रिस्टल याद आता है। उसे याद है कि जिस इंसान ने एंडोरा को बर्बाद किया था उसके नाम असानगा है। वो अचानक दौड़ने लगता है और वापस लैब में पहुंचता है। वो और कहता है कि आपने हमसे झूठ बोला है। उसने शुन के पिता से कहा कि आप ही वो इंसान है जो एंडोरा आते रहते हैं। वो जवाब चाहता है कि वो बदले में उसे याद आता है कि वो गलत नहीं है, उसी ने बेल्जोना के बेटे को अगवा किया था। इससे पहले वो कुछ और कहता कोशोगुरु ने उसे शूट करने की कोशिश करी। ये देखकर शुन के पैरों से तले जमीन सिरक जाती है और तब कोशोगुरु ने शुन को अपना सौतेला बेटा बताते हुए एक और गोली चला दी।
कुशनो को कहता है कि कोई मजाक नहीं, वो पहले एमिलियो को खत्म कर देना चाहता है जैसे उसने उसके पिता को मारा था। बेल्जोना इसके बारे में अच्छे से जानता था, वो काफी समझदार है। उसकी ये बातें सुनकर जब एमिलियो ने रेलिक निकालने की कोशिश करी तो नाकाम रहा। बेशक सुन उसका अपना बेटा नहीं है, लेकिन कुशिगुनो ने उसे पाला जरूर है। वो नहीं चाहता कि शुन इन सबको के चक्करों में पड़े। उसकी गोली चलाने से पहले एमिलियो ने चालाकी से उसके ऊपर हमला कर दिया और शुन को लेकर वो तेजी से दौड़ा। इसी तरह वो दोनों लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हम कुशिगुनो को देखते हैं जो एंडोरा को पहली बार देख रहा है। बेल्जोना उसका स्वागत करता और कहता है कि हम ही तुम्हें तुम्हारी लैब से यहाँ पे लेकर आए हैं। असल में एल्जरम उससे कुछ बात करना चाहता है। कुशिगुनो कहता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट के चलते यहाँ पर गलती से आ गया। एल्जम को धरती लोग की टेक्नोलॉजी काफी पसंद थी और कुशिगुनो को एंडोरा की हरियाली। उसने एल्जम को सभी एडवांस गैजेट्स के बारे में बताया जो काफी शक्तिशाली हैं। क्योंकि एल्जम ने उसकी बातों की सराहना की, इसलिए वो एंडोरा को और करीब से देखने के लिए निकल जाता है। वो इन सब के बारे में माकिको को बताता है। इतना एक्साइटेड उससे माकिको ने आज तक नहीं देखा। उसे लगा कि दुनिया भर में लोग उसकी इज्जत करेंगे और बड़ी बड़ी कंपनी से उसे ऑफर आने लगेंगे। अपनी इस खोज से कमाई हुई राशि और इज्जत से वो सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए चाहता है। उस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत माकिको को थी, लेकिन एक दिन उसे पता लगा कि उसने अपने बच्चे को देखने से पहले उसे खो दिया। कुशिगुनो को हमेशा से ही रैप पार्टिकल्स में खास इंटरेस्ट था। उससे यहाँ की शांति और खुशहाली भाग गई थी और वो एक एक करके अपने गैजेट्स को शो ऑफ एल्जम्स के आगे करता गया। एल्जम जितना सरफेस के बारे में जानता गया, उसके इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता गया। एमिलियो उस वक्त 2 साल का था जब वो पहली बार कुशिगुनो से मिला। एल्जम चाहता था कि वो अपने बच्चे को भी एंडोरा में लाए, लेकिन वो अपना दुख बांटना नहीं चाहता था। उससे पता लगा कि बेल्जोनो का बेटा काफी बीमार है। वो पैदा काफी कमजोर हालत में हुआ था। एमिलियो से काफी अलग, शायद धरती लोग की कोई दवाई उसे फिर से स्वस्थ बना सके। एल्जम और बेल्जोना तो सिर्फ उस बच्चे की बहाली चाहते थे। वो उसकी जिम्मेदारी कुशिगुनो तक को देने को तैयार थे। उसने कहा कि अगर बेबल फिर से जाग सके तो तुम सब भी मेरे साथ वहाँ आ सकते हो। एक साइंटिस्ट होने के नाते वो पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में चाहता था। बेल्जोनो ने उसके लिए एल्जम से मना किया, क्योंकि एंडोरा के पूर्वज हमेशा से बेबल को विनाश का कारण बताते थे। कुशिगुनो ने एल्जम के दिमाग पर इतना असर कर दिया कि वो उसके बातों में आकर सब कुछ भूल गया। उस दिन बेल्जोना के बच्चे को कोशो ने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एल्जम उससे कुछ भी तोहफे में देने के लिए राजी था। बेल्जोना को एंडोरा जैसी ही थी वैसी पसंद थी। उसे लगता था कि वो कोई बाहर की चीज उसका सर्वनाश कर देगी। पर जब कुशिगुनो ने उसे एल्जम को मारने की बात कही तो बेल्जोना उस पर भड़क गया। लेकिन कुशिगुनो के पास उसका बच्चा था। जब बेबल के स्टार्ट होते कुशिगुनो ने अपने रंग दिखाए और एल्जम पर ही अपना निशाना टान दिया। उसने उस दिन एल्जम की पूरी गन से जान ले ली और बेबल से रैप पार्टिकल्स को अपने साथ ले लिया। शुन के दिल पर जो गुजर रही थी उसके लिए एमिलियो से माफी मांगता है, लेकिन अब तो कुशिगुनो ने खुद अपना बेटा माने से मना कर दिया। जब माकिको ने अपने खुद को कुशिगुनो ने आने से मना कर दिया, तभी शुन और एमिलियो भी घर पर आ जाते हैं और माकिको सारी सच्चाई बताते हैं, जिससे पहले से जानती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ कुशो ने नहीं बताया। उन दोनों ने शुन को अंधेरे में रखा था। वो शुन को हमेशा से अपना सगा बेटा मानती है, क्योंकि वो जब उसके सास आया था तब से वो ज्यादा अकेली थी। उन्होंने शुन को अपने बच्चे की तरह पालकर बड़ा किया, लेकिन कुशिगुनो कहता कि शुन को एक दिन वापस जाना होगा। माकिको का लगाव इतना बढ़ गया कि उसने शुन को कभी जाने को नहीं दिया। शुन को इतना प्यार मिला कि उसे आज तक लगा कि नहीं, उसने पेरेंट्स उसका अपना खून नहीं है। माकिको ने शुन को एक क्रेस्ट दिया जो उसके साथ इस दुनिया में आया था। वो क्रेस्ट रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ये सोचकर शुन कांप उठता कि बेल्जोना की उसके असली पिता था, पर शायद बेल्जोना इसके बारे में जानता था। एमिलियो बचपन में अपने छोटे भाई के साथ खेलना चाहता था। बेल्जोना ने शुन को ठीक करने के लिए वो सब कुछ किया जो उसके बस में था और आखिरकार उसने शुन को धरती लोक को भेजने का कड़ा निर्णय लिया। चाहे जो भी हो, शुन का असली परिवार तो वही है जिन्होंने उसे पाला है। ये सब सोचकर शुन का दिल भर आता है। उस रात शुन खुद को अपने बचपन में अपने पिता के साथ देखता है। उसके पूछने पर कुशिगुनो ने बताया कि उसके काम से लोगों की जिंदगी आसान होती है, लेकिन उसके लिए उसे कई बलिदान भी देनी होते हैं। जैसे ही वो गोली चलाता शुन की नींद उड़ जाती है। एमिलियो भी उसे इसी तरह देखकर उठ जाता है। अगले दिन जब उसकी मॉम लंच के लिए उसे बुलाते तब शुन बाहर नहीं आता, इसलिए एमिलियो उसका खाना कमरे में लेकर जाता और कहता है कि माकिको ने मेहनत से खाना तैयार किया है, उसे उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो भी वहीं बैठ जाता है। शुन पहले एमिलियो से अपने पिता के प्रति नफरत को कम करने को कहता है, लेकिन अब वो खुद उसकी जगह है। समझ सकता है कि एमिलियो को कैसा लगता होगा। एमिलियो कहता है कि कुछ भी बात करने से पहले से खाना खत्म करना होगा। फिर गार्डियो और बाकी के साथियों को दिखाया जाता है जो शुन और एमिलियो की तलाश में है। एलिशा भागते हुए आते कहती है कि उन दोनों को एक सैनिक के कैद खाने की ओर जाते देखा गया है, जिसके बाद वो दोनों गायब हो गए। वही कैद खाना जहाँ से शुन पहली बार इस दुनिया में गया था।
कैराडियो उन्हें ढूंढने के लिए वहीं चल देता है। एल्यूजिया चाहता है कि डेमेट्रो उसे अलग से छानबीन करने के लिए छोड़ दे, क्योंकि उसने सुबह दोबारा एंडोरा को नष्ट चेहरा देखा था। उसकी जैसे लोग परसेप्शन के जरिए किसी चीज की गहराई तक जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एल्यूजिया करना चाहता है। जोसेफ अपने वेवलेंथ कमाल से छिपे हुए लेटर्स को बाहर लाने की कोशिश में लग जाता है, जिसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। एमिलियो को शुन से मिलने उसके ऑफिस जा पहुंचता है, लेकिन इस वक्त वो मीटिंग में है। उसके शोर मचाने पर गार्ड्स जबरदस्ती उसे घसीट कर ले जाते हैं। तभी एमिलियो की नजर वहाँ खड़े कोशिगुनो पर पड़ती है। वो उससे शुन के बारे में कुछ बात करना चाहता है। कोशिगुनो ने उसे अंदर जाने की परमिशन तो दी, लेकिन बंदूक की नोक पर। एमिलियो के पूछने पर वो उसे कह देता है कि तुम्हारे पिता का खूनी मैं ही हूँ, क्योंकि एल्जम राजा बनने के लायक ही नहीं था। उसने चंद टेक्नोलॉजी के लालच में अपने राज्य के दांव पर लगाया, यहाँ तक कि जूजेंस के साथ भी मनमानी करी। असल में राजा बनने लायक था बेल्जोना, जिससे एमिलियो के लिए अपनी जान देनी पड़ी। कोशुन कहता है कि शुन चाहे उसके अपने खून ना भी हो, लेकिन तभी भी वो उसे अपने सगे बेटे जितना प्यार करता है। उसने शुन को कई बार समझाने की कोशिश करी कि वो ये सब किस लिए कर रहा है, ताकि वो एक परिवार की तरह रह सके। उसने कहा जब तक एमिलियो और शुन उसके बीच में नहीं आता, वो एमिलियो को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घर पहुंचकर उसने सारी बातें शुन को बताई कि उसने अपनी जान खतरे में सिर्फ एक बात कंफर्म करने के लिए डाली कि क्या शुन का पिता उसे सच में प्यार करता भी है या नहीं। जिसके बाद हम एंडोरा में होयोरी मीटन को फिर से देखते हैं, जहां पास्कल अपनी डिस्कवरी बताने वाला है, लेकिन एन्यूजिया ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो कुछ प्राचीन किस्म की मेडिटेशन करके सच का पता करना चाहता है। डेमेट्री ने उसकी चिंता करने से सबको मना कर दिया। पास्कल बताते कि उनकी नई चीज के बारे में पता चला है, जिसे एंडोरा से धरतीलोक लाया जा सकता है, जिसकी मदद से शुन भी यहाँ आया था। इस वक्त शुन एमिलो को अपने पिता की पुरानी शॉप पर ले जाता है, जहाँ बचपन में वो उसे कई बार लाया करते थे। शुन को हमेशा से उन पर भरोसा था कि वो ये सारी मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं। देखने में तो वो लैब काफी पुरानी लगती है, लेकिन शायद उन्हें वहाँ कुछ सबूत मिल सकता है। पर तभी कोशिगुनो भी वहाँ शुन को मिलने के लिए आ जाता है। एमिलियो ने कहा कि वो जो बात करने चाहे वो कर सकते हैं, उसे बाप बेटे के बीच में आने का कोई शक नहीं है। शुन कहता है कि वो तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसके पिता एक किलर भी हो सकते हैं, जबकि वो तो उन्हें एक आदर्श के रूप में देखता था। शुन को चाहकर भी भरोसा नहीं हो रहा कि उन्होंने एक देश को तबाह कर डाला। कोशु अपने अंदर से एक ब्लू स्टोन निकालता है, जिससे वो एंडोरा कभी भी आ जा सकता है। ये स्टोन माँ की कोको कुड़ाई के दौरान मिला था, और पास्कल को भी उसके बारे में अभी पता लगा है। पर्ल ब्लू स्टोन के एक बहुत रेयर स्टोन है, और इससे इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस की जरूरत होती है। हो सकता है कि इसी का इस्तेमाल शुन और एमिलियो भी दूसरी दुनिया में जाने को करते हैं। पास्कल को लगता है कि शुन के पास हमेशा से एक पर्ल ब्लू स्टोन था, जिसके बारे में उसने आज तक सबसे छुपा कर रखा। ये फिर पर्ल ब्लू के अंदर भी हो सकता है। जब उसने ऑफिस में पड़े हुए स्टोन को छुआ तो वो उसके अंदर ही समा गया। काफी सालों की स्टडी के बाद कोशिगुनो को पता चला कि एंडोरा के पास वो एनर्जी जो बाकी किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करती। अगर रैप पार्टिकल्स को धरती पर लाया गया तो यहाँ का जीवन आसान हो जाएगा। कोशिगुनो को एंडोरा के जाने का कारण भी वही था। अभी भी रैप पार्टिकल्स को लगातार एंडोरा से खींचा जा रहा है, जो धरती लोक की हजारों मुसीबतों को खत्म कर देगा। और इसके लिए अगर एक राज्य को मिटाना भी पड़े तो दिल पर पत्थर रखकर ये करना उसके लिए ठीक होगा। और ये शुन को खुद के लिए भी था। एंडोरा में शुन काफी बीमार था, वो खुद भी जानता है कि उसे तंदुरुस्त करने के लिए यहाँ लाया गया है। इलाज के बाद भी शुन के शरीर कमजोर था। अगर कोशिगुनो रैप पार्टिकल्स का इस्तेमाल न करता तो कभी शुन को बचा नहीं पाता। जैसे कि एंडोरा में रैप पार्टिकल्स की गिनती खत्म हो जाएगी, वैसे ही वो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा, जिसमें अब सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी है। इसलिए उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं है। रैप पार्टिकल्स को चाहकर भी कोशिगुनो नहीं रोक सकता। शुन को इस सोच से काफी नफरत है कि एंडोरा के लोगों को वो इंसान नहीं मानता। एंडोरा ने इस दुनिया को काफी कुछ दिया है। फिलहाल कोशिगुनो रैप पार्टिकल्स की प्रोडक्शन पर रिसर्च करने में लगा है, जिससे एंडोरा के बाद भी इस दुनिया को चलाया जा सकता है। शुन एंडोरा में रहकर वहाँ से काफी जुड़ चुका है, लेकिन अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे अपनी जान की कीमत भी देनी पड़ सकती है। अच्छा होगा कि वो कोशिगुनो के रास्ते में ना आए। एमिलियो ने जब कोशु को रोकने की कोशिश करी तो उसने एमिलियो को मारने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे लगता है कि शुन के दिमाग में एंडोरा के लिए प्यार उसी ने भरा है। कोशिगुनो के प्लान के सबसे बड़ा हर्डल एमिलियो ही है। लेकिन अचानक शुन जोर से चिल्लाता है और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कोशिगुनो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमने एल्गोन्स के मॉन्स्टर से लड़ते देखा। एबेल्डा ने वापसी करके सबकी नाक में दम कर दिया था। उसी लड़ाई के बीच शुन और एमिलियो आसमान से टपक पड़े थे और एबेल्डा के सामने गिर जाते हैं। वो अपने बाकी के साथियों को देखकर चौंक गए, लेकिन एबेल्डा तो उन्हें हमेशा से मार डालना चाहता था। एल्गोन्स के पूछने पर शुन उनके सवालों का जवाब देने लगा।
पर ये टाइम एबेल्डा को मजा चखाने का है। एमिली और शुन अपने रेलिक्स के साथ तैयार हो जाते हैं। एलिगेंट्स भी उनके बराबर साथ देते हैं। मिसिचा को खतरे में देख लॉयन ने उसे एक और बार बचाया और इस वक्त वो तीनों खतरे में हैं। एमिली को दुख है कि किसी तरह धरती पर लौटने के बाद भी शुन को वापस एंडोरा आना पड़ा। आखिर उसे शुन की इतनी चिंता कब से होने लगी। अब वैसे भी शुन जानता है कि वापस जाने का रास्ता उसे खुद के पास है, पर उसे चलाने का तरीका उसे सीखना होगा। एबेल्डा के गुस्से से कुछ और मॉन्स्टर्स के शरीर से निकलते हैं। उसे आगे बढ़ता देख गिल्डो बीच में आके उसे रोकने की कोशिश करता है। एबेल्डा इस वक्त सिर्फ शुन और एमिलियो को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने दोस्त को दबोच लिया, लेकिन टाइम पर उसे एमिलियो ने रोक लिया। एबेल्डा को शरीर को कुछ अजीब होने लगा। वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, जो देखने में काफी अजीब है। तभी एलिजियो को कुछ अजीब महसूस होता है और वो जोर जोर से गिर पड़ता है। एलिशिया उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। डेमेट्रियो बताते कि एलिजिया अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाकर एंडोरा को फ्यूचर देखना चाहता है। सबको उसकी चिंता है, लेकिन एंडोरा के बचाने के लिए इस वक्त हर कोई अपना जोर लगा रहा है। देखते ही देखते एबेल्डा का भयानक और विशाल मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। उसे देखकर एलिगेंट्स की चिंता और बढ़ जाती है। मिसिचा ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन गिल्डो को लगता है कि एबेल्डा का दिमाग अब उसके कब्जे में है। लुइसे की मदद लेकर मिसिचा हर बार उसे धमकाने लगती है और किसी की मदद के बिना हर काम करना चाहती है। उसे भागता देख फेलिक्स उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर के वार से वो मिसिचा को बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है। साथ ही लुइसे के साथ ही भी ऐसा ही होता है। एमिलियो को नहीं लगता कि उनमें से कोई उसे भयानक मॉन्स्टर का सामना कर सकता है, इसलिए उसने वापस जाने का सुझाव दिया। और इसी बीच एलिजा ने एंडोरा के घर तक एक खबर पहुंचाई कि अगर उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है तो कृपया मदद भेज दीजिए। यहाँ की रोशनी में एक अलग ही चमक है। एलिजा की एक आवाज सुनकर जब एलिशा ने गेट खोला तो फर्श पर पड़ी हुई मिली। उसने कहा कि उसने एंडोरा की आवाज सुनी है। रैप पार्टिकल्स के बारे में उसने 3 नांगों जैसे कुछ सुना ही नहीं। डॉक्टर को दिखाने पर उसने एलिजा के शरीर और दिमाग को काफी कमजोर बताया। उसे इस वक्त सिर्फ रेस्ट की जरूरत पड़ी। उसे पता लगता है कि रैप पार्टिकल्स एक ही जगह पर कलेक्ट हो रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं रैप पार्टिकल्स गायब हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई चीज अपने अंदर सोख रही है। और समुद्र के बीचों बीच आखिर कोई और डिवाइस को कैसे लगा सकता है। पास्कल ने कहा कि उसे तीर नांगोन पर शक है। पुरानी सिविलाइजेशन में एक र्यून रहा करता था जिसका नाम टिनोंग था। वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है, या फिर ये एक महज अफवाह हो चुकी है, क्योंकि किसी ने आज तक उस चीज को देखा नहीं है। डेमेट्रियो को लगता है कि वहां जाकर ही कुछ पता ललेगा। उसे एलिजिया पर भरोसा है। तभी शुन और एमिलियो हॉल में आ जाते हैं। सभी एलिगेंट्स की हालत देखकर सब लोग काफी दुखी हैं। पास्कल कहता है कि उसने तो एमिलियो के लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आखिर वो कहाँ गायब हो गया था। शुन ने कहा कि वो अपने घर जाकर वापस आ रहा है, और ऐसा ही शक पास्कल को पहले भी हुआ था। जो उसने कहा था वो खड़े सोने की तरह सच था। शुन जान चुका कि रैप पार्टिकल्स को यहाँ से खींचकर धरती लोग भेजा जा रहा है, और जो इंसान ये काम कर रहा है वो उनका पिता ही है। फिर हम जंगल की ओर पहुंचते हैं, जहाँ एबेल्डा को रोकने के लिए सोल्जर तैयारी में लगे हैं, क्योंकि वो किसी भी वक्त लौट सकता है। शुन की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। किसने सोचा था कि बेल्जोना का ही बेटा निकलेगा और एल्जम को मानने वाला उसका मुंह बोला पिता होगा। और कुछ भी हो जाए, एमिलियो खुशगुनों को हर कीमत पर रोकना चाहता है। जिस हालात में इस वक्त एंडोरा है, हर किसी को अपनी पूरी ताकत इसे बचाने में लगानी होगी। एलिशा को लगता है कि कुछ काम तो एमिलियो के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसे हमेशा साथ रहना होगा। तभी शुन उन दोनों की मदद के लिए आवाज लगाता है। कुछ देर बाद फ्लेरियन अपने असली रूप में आ जाता है, जिस पर बैठकर पास्कल, एमिलियो और शुन चलाने का तैयार हो जाते हैं। और अचानक उन्हें खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो एबेल्डा की है। वो टाइम के साथ अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। उसे रोकने के लिए बनाए गए हथियारों को इस्तेमाल करके उसे धराशायी कर दिया जाता है, जिसके बाद फ्लेरियन सबको लेकर वहां से उड़ चला। पर एबेल्डा ने उसे भी रोकने की कोशिश करी। फ्लेरियन को हिलने के कारण पास्कल नीचे गिर जाता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे खुद को एबेल्डा के साथ तबाह करना पड़ा, ताकि एंडोरा सुरक्षित रह सके। उसके शरीर के चिथड़े उड़ते देखकर एमिलियो खुद को संभाल नहीं पाया। उन्हें लगता है कि पास्कल शायद जिंदा हो सकता है, इसलिए जोसेफ और राल उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोसेफ ने ठीक वैसा ही एक बॉम्ब डेमेट्रो के हाथों में दे दिया। गिल्डो कहता है कि वो आगे बढ़कर उसे खत्म करेगा। एमिलियो को रोता देखकर शुन कहता है कि पास्कल इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। एलिशा जब सबके पास रुककर उसका ध्यान रख रही होती है, तभी एलिजिया को होश आ जाता है, जहाँ शुन अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है। एमिलियो उसे मिशन के बारे में याद दिलाता है, जो कि एंडोरा को बचाना है। कुछ दूर उन्हें एक लंबी मीनार दिखाई पड़ने लगी। जोसेफ और राल जब पास्कल को ढूंढने
सुनने निकले तो जोसेफ भावुक हो गया। उसने कहा कि अभी मुझे अपने गुरु से कई सारी चीजें सीखनी है। एंडोरा को बचाने के लिए पास्कल का जिंदा रहना जरूरी है। बेल्डा के वार के सामने सैनिक चींटियों की तरह हैं। जब उसने मिशिचा को उठाया तो वो काफी नाराज दिखी। डेमेटर को लगा कि एबेल्डा को सामने से मारना मौत को दावत देना होगा, उन्हें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। कुछ ही देर में फेलिक्स को भी होश आ जाता है। वो उठते ही डेमेटर की मदद के लिए जाना चाहता है। अगर वो उसके काम न आ सके तो इस जिंदगी का मतलब ही क्या होगा। वो किसी की एक नहीं सुनता और जाने लगता है। तब लुइसे से रोकते हुए कहते कि इस हालत में वो बाहर जाकर दूसरों पर बोझ ही बनेगा, बल्कि वो खुद भी उसके साथ जाना चाहती है। तो एल्यूजिया उन्हें सीक्रेट मेडिसिन देना चाहती है। उसकी स्मेल बेशक खराब हो, लेकिन ये दवाई उसके पूर्वजों की बनाई हुई है। फेलिक और लुइसे उसे दवा को पीने के लिए लड़ने लगते हैं। वहीं शुन और एमिलियो मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें ऊपर की ओर बढ़ना होगा। ऊपर बढ़ते हुए एमिलियो को याद आया कि उसने बचपन में उसे एक र्यून्स की कहानी सुनी थी। वो दोनों उस शानदार प्लेटफॉर्म पर उतरते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि टिरोंग दिखने में जिन्नत से कम नहीं है। जब वो दोनों वहां पहुंचकर भी बहस करने लगे तो बेचारे फ्लेरियन को उनके शांत करना पड़ा। आगे पहुंचकर उन्हें एक कांच का फर्श नजर आता है, जिस पर वो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन कई देर के बाद भी उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। शुन की जानकारी बताती कि हर स्टोन के पार एक क्लेवेज होता है, जहां से उसे तोड़ना काफी आसान हो जाता है, और अपने दिमाग और एमिलियो के साथ से वो उसे तोड़ डालता है। शुन ने कहा कि अगर हमने इसे तोड़ डाला तो हम हीरोज कहलाएंगे। एमिलियो को हीरो बनने में वैसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, पर एंडोरा को एक राजा की जरूरत जरूर है। एमिलियो खुद पर हमेशा शक करता आया है और उसे सिर्फ एंडोरा के लिए अपनी जिम्मेदारियां पता है। उनका हमला करने से पहले कोई ने रोकने की कोशिश करता है, जो कोशिगुनो खुद है। उसके अंदर भी एक पैरिन ब्लू है और वो इस स्पेशल क्रिस्टल को तोड़ने नहीं दे सकता। उसे लगता है कि पैरिन ब्लू और टिनेरोंग का इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। उनकी लाइफ को चलाने वाला कोशिगुन खुद को समझता है। रैप पार्टिकल्स को धरती पर ले जाकर वहां के लोगों को उद्धार करना चाहता है। शुन उसकी हर एक बात का विरोध करता है। आखिर वो खुद भी एंडोरा का खून है। उसके पेरेंट्स ने उसे अपना समझकर पालते हुए बहुत बड़ी गलती नहीं करी। इसका सबूत शुन को देना होगा, वापस उसके साथ हाथ मिलाकर। पर इस बार भी शुन उसे साफ इनकार कर देता है। वो पूछता है कि धरती का भला करने के लिए उसके पिता ने एंडोरा को खत्म करने के बारे में सोच भी कैसे लिया। उसकी मॉम इस वक्त पुरानी लैब पर खड़ी होकर शुन का इंतजार कर रही है और एबेल्डा को सबक सिखाने के लिए डेमेटर को प्लान तैयार कर रही है। उसे रोककर गिल्डो ने आगे बढ़ने का फैसला किया, पर इस प्लान में जरा सी चूक काफी बड़ी साबित हो चुकी है। उन सब ने आगे बढ़ते हुए एक एक करके अपना कमाल दिखाना शुरू किया और गिल्डो ने आखिरी चाल चलते हुए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। एबेल्डा से बात करने की कोशिश करते हुए वो कहता है कि वो ये सब एंडोरा के लिए कर रहा है और उसे अभी फ्यूचर की उम्मीद है। एक बार एबेल्डा ने पूछा था कि ट्रोलेकंड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कि वो एबेल्डा खुद है। अब गिल्डो के पास उसे लड़ने के लिए दोस्त हैं और अपनी आखिरी उम्मीद को कायम रखते हुए बॉम्ब को अपने हाथों में ही जलाकर एबेल्डा को नष्ट कर डालता है। जब जोसेफ और राल्फ पास्कल को ढूंढने में लगे थे तब उन्हें जंगल से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लुइसे के पेट ने आकर बता दिया कि उनकी एबेल्डा पर जीत हुई, जिसके लिए गिल्डो को अपनी जान देनी पड़ी। दूसरी तरफ शुन अपने पिता के खिलाफ जैसी आवाज उठाता है, कोशिगुन अपना खतरनाक रैप रैलिक उनके खिलाफ निकाल लेता है। उसने कहा कि एल्जम का मरना बेकार नहीं गया, बल्कि कोशोई ने अपने शरीर को उसके रैलिक से जोड़ लिया। सबसे पहले वार फ्लेरन पर उन करके उसे ड्रैगन को खत्म कर डाला और एमिलियो भी मरते मरते बचा। जब शुन आगे बढ़ता है तो उसे भी कोशोई एक हाथ से संभालते हुए दोनों को चित कर देता है। अब गेम उसके हाथों में है। शुन ने ठान लिया कि उसे एमिलियो के साथ मिलकर अपने डैड को सबक सिखाना ही होगा। वो दोनों बड़े जोश के साथ आगे बढ़कर कोशिगों का सामना करते हैं, लेकिन शुन इसमें घायल हो जाता है। उसकी हालत देखकर एमिलियो ने अपने रैली को एक्टिवेट करके अल्टीमेट रूप दे दिया। कोशो को लगता है कि उसने एंडोरा के राजकुमार को जिंदा छोड़कर गलती कर दी। उसके गुस्से और नफरत ने उसकी रैली की स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा दिया है। एमिलियो शुरू से ही अपने रैलिक बेल्जोना को असली दोषी मानता था, पर आज उसके पास अपने लोगों और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका है। कोशो उसकी टांग पकड़कर उसे उल्टा रंग देता है, जिसके बाद वो उस पर हमले भी करने लगता है। मगर इस बार एमिलियो ने खुद को छुड़ा भी लिया। एमिलियो की हालत देखकर शुन भी आगे आता है और उसका रैलिक भी इवॉल्व हो जाता है। शुन अब जान चुका था कि उसका जन्म एंडोरा में क्यों हुआ था। वो दोनों अपनी पूरी जान से उसके सामने डांट कर खड़े हो जाते हैं। जोसेफ पास्कल को ढूंढते हुए जंगल में काफी अंदर तक आ जाता है और आखिरकार पास्कल की खोज सफल हुई। पास्कल के पैराशूट ने उसे बचा तो लिया, पर वो खुद को बैलेंस से नहीं चुरा पाया। जोसेफ उसे देखकर काफी घबरा गया था, पर पास्कल को एमिलियो और शुन की ज्यादा चिंता है। कोशिगो ने उन दोनों को बुरी तरह जख्मी कर देता है और शुन को सामने जाकर उसकी आंखों में देखता हुआ घूरने लगता है। शुन ने समझाने की एक बार फिर से कोशिश करी, लेकिन कोशिगो ने कहता है कि उसकी रिसर्च को आज तक सही तारीफ नहीं मिली और इस मौके को वो अब तक नहीं छोड़ना चाहता।
इसलिए रैप पार्टिकल्स की सप्लाई उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना है और ये सब कोशोगुनो ने अपने परिकर के लिए किया है। अब शुन के पास कहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा। कोशो का हथियार जैसे ही उसे छूने ही वाला था वैसे ही शुन को बचपन की यादों ने उसे रोक लिया। इसी बीच एमिलियो फ्लेरियन की शक्ति के साथ मिलकर उस पर जब हमला करता है तब कोशोगुनो वहीं पर गिर पड़ता है। शुन उसकी ओर दौड़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। शायद यही कोशोगुनो का अंत लिखा था। एमिलियो अपनी करनी पर शर्मिंदा है पर शुन ने उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया करा। कोशोगुनो के मरते ही वो धरती चकनाचूर होने लगी और वो दोनों एक पत्थर के सहारे लटक गए। एमिलियो चाहता कि शुन उसे छोड़कर पेरी ब्लू की मदद से खुद की जान बचाए पर शुन को ये मंजूर नहीं। वो दोनों नीचे पूरी स्पीड में गिरने लगे। फ्लेरियन ने आकर अपनी पीठ पर जगह दे दी। अब सबको उन दोनों को ही लौटने का इंतजार था जिससे उन दोनों ने आकर खत्म कर दिया। एलिशिया उन्हें देखकर रोने ही लगी। शुन ने जब पास्कल को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि रैप पार्टिकल्स की गिनती अब बढ़ने लगी है। पैरेलल ब्लू पर रिसर्च करते हुए पास्कल को एक आइडिया आता है। उसने सोचा कि क्यों ना वो इस पैरेलल ब्लू पर रिसर्च छोड़ अपना ध्यान रैप पार्टिकल्स की ओर बढ़ाने लग जाए। इससे एंडोरा का फ्यूचर खुशहाल हो जाएगा। एमिलियो ने डेमेटर की नजर में खुद को एक अच्छा शासक साबित करके अपना पूरा वादा किया पर उसने राजा बनने के बारे में अब तक सोचा ही नहीं है। एमिलियो अब जान चुका है कि अपनी नफरत की ताकत को काबू में ना करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब से एंडोरा की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर उठाता है। शुन कहता है अगर एमिलियो उसके पैर छूकर शुक्रिया करना चाहता तो उसे कोई मना नहीं है। तभी एलिशिया कहती है कि डिनर तैयार है और डेमेटर को डिनर में ड्रिंक्स चाहिए। आखिर आज सेलिब्रेशन का दिन है तो एमिलियो फ्लेरियन और एलिशिया से पहले तो माफी मांगता है और उनका शुक्रिया अदा भी करता है एंडोरा के लिए इतना कुछ करने के लिए, जिससे सुनकर एलिशिया रोने लगती है। एमिलियो ने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज की रात जश्न की रात है और डेमेट्रियो इस रात को एमिलियो और शुन को नाम करता है जिन्होंने बड़े बड़े संकट से एंडोरा की रक्षा की है। उसने राल्फ के ग्राडियो के हवाले कर दिया। फेलिक्स और लुइसो को जूजेंस के राज्य को सुधारने का काम दिया गया। इल्यूजर मिशिचा को कैसल को बनाने का काम दिया गया जिसके बाद सबने वाइन और लजीज खाने का आनंद लिया। अब तो शुन कोई भी यहाँ खाना खाने की आदत से पड़ चुकी है। जब एलिशिया ने धरती से खाने के बारे में पूछा तो एमिलियो ने कुछ फिश और मायो के बारे में बताया। शुन को इस वक्त कुछ खुली हवा की जरूरत है। एमिलियो को लगा कि वो अभी दुखी है। वो जानता है कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। शुन धरती से बिलोंग करता है इसलिए उसे लौटना होगा। वापस लौटकर एंडोरा के बारे में वो किसी से जिक्र नहीं करेगा। शुन इस वक्त सबको छोड़कर वापस जाना चाहता है। उसने अपनी और एमिलियो से सबसे गुड बाय कहने को कहा और अगले ही पल वो अपनी दुनिया में लौट जाता है। शायद एमिलियो कुछ और देर उसका साथ चाहता था। शुन के वापस लौटते ही पेरी ब्लू के टुकड़े हो जाते हैं। अब वो कभी एंडोरा पर नहीं जा पाएगा लेकिन एंडोरा को इस जर्नी को अपने दिल से निकालना लगभग नामुमकिन होगा। तो इस तरह ये इस एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए।